Hello guys, welcome to our channel Queen Rebirth Passion Story. Chapter 17, छोटा चैप्टर डोंट वेस्ट योर कॉइन। शौर्या, हमारी बच्ची मृणाल जी धीरे से बोली और उनकी नज़रें शौर्या पर टिक कर ही रह गई। बहुत दर्द हो रहा था शौर्या को, और जब उसे लगा कि वो सिर्फ इन फूलों को देखते हुए ही उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, सो उसने कुछ और सोचा और उसे जहां में सबसे पहले इस पियानो का ही ख्याल आया। एंड कहते हैं ना, म्यूजिक हिल एवरीथिंग, कुछ इस तरह ही उसके साथ हुआ और वो उस पियानो में इतना खो गई कि उसे होता हुआ दर्द भी भूल गई और ड्रग्स की तलब को भी। आखिरी नोट्स बजाकर उसने अपना सर पियानो पर टिका दिया और अगले ही पल अभिमन्यु उसके पास गया। उसने धीरे से उसके सर पर हाथ रखा और शौर्या के थके हुए चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। आप आ गए मान? शौर्या ने झट से मुड़कर उसके तरफ देखकर सवाल किया और उसके कमर पर अपने हाथों का घेरा बनाकर उसके गले लग गई। एम फीलिंग रेस्टलेस में, मुझे बेचैनी हो रही थी। क्या आप 1-2 दिन मेरे साथ रह सकते हैं और उसके बाद आपके काम को ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज़? शौर्या ने उसे गले लगते हुए अपनी आंखें बंद करके ही कहा। उसकी ड्रग्स की तलब अभिमन्यु के छूने से ही मिट जाती थी और वो अभिमन्यु के साथ प्यार के उस मीठे एहसास में खो जाती थी। इस बात का एहसास उसे अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था कि ना जाने कैसे, लेकिन अभिमन्यु ही उसके हर एक दर्द का इलाज बन चुका था। गार्डन में इतना कंट्रोल करने के बाद भी सू से उसका दर्द और वो तलब कंट्रोल नहीं हो रही थी। मगर अभिमन्यु की याद और उसके साथ बिठाए हुए यहाँ के लम्हे, उस बारे में सोचकर ही वो रिलैक्स फील करने लग गई और पियानो भी वो उसे पाने नजरों के सामने रखकर ही उसके यद में ही बजा रही थी। बिल्कुल मेरी प्रिंसेस, मेरी गुड़िया रानी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, अभिमन्यु ने कहा और नीचे झुककर उसे अपने बाहों में उठा लिया। शौर्या ने भी खुशी से उसके गले में बाहें दल दी, लेकिन दरवाजे पर इन सब अनजान शख्स को देखकर वो जरा सी हड़बड़ा गई। रिलैक्स बेबी, दे आर फैमिली और रुद्र डॉक्टर है, वो तुम्हें ही चेक करने आया था, अभिमन्यु ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। अभिमन्यु उसे आराम से उनके कमरे में ले गया और उस कमरे को देखकर दोनों भाइयों का नहीं शौर्या के दोनों भाइयों का मुंह बन गया। वो अच्छे से जानते थे कि ये कमरा अभिमन्यु का है और शौर्या भी इसी कमरे में रह रही है। ये सोचकर ही दोनों को गुस्सा आ गया। बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा था उसे, लेकिन अब बात उनकी छोटी सी प्यारी से बहन की थी ना, और वो भी उस बहन की जिससे उन्हें बात करने का मौका भी नहीं मिला था। और वहाँ वो अभिमन्यु उसे बाहों में उठा रहा था, उसे बेबी, प्रिंसेस, गुड़िया ना जाने क्या क्या ना से पुकार रहा था। एंड दे बोथ आर ब्रदर्स यू कनो, दी पजेसिव ब्रदर्स, जेलेस तो उन्हें होना ही था। रुद्राय ने उतने में भी चांस मारा और वो जल्दी से शौर्या के पास चला गया। हे लिटिल प्रिंसेस, हाउ यू फीलिंग नाउ? रुद्र ने प्यार से पूछा और उसकी बातों में शौर्या को काफी अपनापन महसूस हुआ। एम फाइन डॉक्टर, शौर्या बोली। अभिमन्यु ने रुद्र के तरफ इशारा करके ही कहा था कि वो डॉक्टर है, सो उसे लगा कि वो उसी हिसाब से उससे सवाल कर रहा है। दैट्स गुड बच्चा, लेकिन लेट मी चेक यू, मुझे भी तो देखने दो मेरी प्यारी बह, आई मीन इतनी प्यारी लड़की की हेल्थ आखिर कैसी है? रुद्राय उसे बहन कहते हुए रुक गया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। वेल, रुद्र का इतना प्यार से बात करना उसे जरा सा अटपटा लगा था, लेकिन जो प्यार, एक तरह की रिस्पेक्ट और केयर उसके नज़रों में दिखाई दे रही थी ना, उसे देखकर शौर्या को काफ़ी अच्छा लगा। रुद्र उसे चेक करने लग गया और उसने उसकी पहले रिपोर्ट्स भी चेक की। उन रिपोर्ट्स को देखकर और अब शौर्या को देखकर वो सच में काफ़ी हैरान हो गया था। तुम तो बहुत बहादुर हो शौर्या, बिल्कुल तुम्हारे नाम की तरह। तभी तो देखो ना, इतने हार्ड ड्रग्स के बावजूद भी तुम इतनी रिलैक्स हो और इतनी जल्दी तुमने अपने आप को शांत भी कर लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आल्सो आई एम वेरी सरप्राइज, रुद्र ने उसकी तारीफ करते हुए कहा और शौर्या धीरे से मुस्कुराई। थैंक्स डॉक्टर, शौर्या ने किसी तरह से कहा और रुद्र और बाकी सब के तरफ देखने ला गई। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं शौर्या, एक्चुअली वो हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तुम हमारी बेटी हो, मृणाल जी बोली। चैप्टर 18, आई मीन टू से कि वो आप दोनों की मोम है। आई मीन टू से कि वो आप दोनों की मोम है। हे लिटिल प्रिंसेस, हाउ यू फीलिंग नाउ? रुद्र ने प्यार से पूछा और उसकी बातों में शौर्या को काफी अपनापन महसूस हुआ। एम फाइन डॉक्टर, शौर्या बोली। अभिमन्यु ने रुद्र के तरफ इशारा करके ही कहा था कि वो डॉक्टर है, सो उसे लगा कि वो उसी हिसाब से उससे सवाल कर रहा है। दैट्स गुड बच्चा, लेकिन लेट मी चेक यू, मुझे भी तो देखने दो मेरी प्यारी बह, आई मीन इतनी प्यारी लड़की की हेल्थ आखिर कैसी है?
रुद्राय उसे बहन कहते हुए रुक गया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। वेल रुद्र का इतना प्यार से बात करना उसे ज़रा सा अटपटा लगा था, लेकिन जो प्यार, एक तरह की रिस्पेक्ट और केयर उसके नज़रों में दिखाई दे रही थी ना, उसे देखकर शौर्या को काफ़ी अच्छा लगा। रुद्र उसे चेक करने लग गया और उसने उसकी पहले रिपोर्ट्स भी चेक की। उन रिपोर्ट्स को देखकर और अब शौर्या को देखकर वो सच में काफ़ी हैरान हो गया था। तुम तो बहुत बहादुर हो शौर्या, बिल्कुल तुम्हारे नाम की तरह। तभी तो देखो ना, इतने हार्ड ड्रग्स के बावजूद भी तुम इतनी रिलैक्स हो और इतनी जल्दी तुमने अपने आप को शांत भी कर लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आल्सो आई एम वेरी सरप्राइज, रुद्र ने उसकी तारीफ करते हुए कहा और शौर्या धीरे से मुस्कुराए। थैंक्स डॉक्टर, शौर्या ने किसी तरह से कहा और उसकी नज़रें रुद्र और बाकी सबके तरफ चली गई। मृणाल जी उसे यूं खुद को देखता पाकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन अगले ही पल शौर्या के आंखों में कुछ ऐसे भाव थे जैसे वो किसी अनजान को देख रही थी। एंड वो सही भी था, शौर्या के लिए वो सब अनजान ही थे। उसके आंखों में के भाव देखकर मृणाला जी का दिल किया और अभी आगे जाए और उसे गले लगाकर कहे कि वो उसके पेरेंट्स है। वो उनकी बेटी है, उनकी सबसे छोटी बेटी जिसे उसके जन्म में वक्त किडनैप कर लिया गया था और उन्हें लगा था और उस किडनैपर ने कहा था कि वो नहीं बची और उसने उसे जंगले में फेंक दिया। काफ़ी दिनों के तलाश के बाद भी वो उन्हें नहीं मिली थी। वो हर एक बात उसे बताना चाहती थी, उसे अपने गले से लगाना चाहती थी, लेकिन शौर्या की हेल्थ और बाकी उन तीनों ने, अभिमन्यु, शिव और रुद्र ने कही हुई बातें सुनकर उन्होंने अपने जज्बातों को काबू लिया। कैसी हो बेटा अब? मृणाल जी ने किसी तरह से अपना भरा हुआ गला ठीक किया और प्यार से उससे सवाल किया। शौर्या कुछ देर तक उनके तरफ देखते रही। उसने धीरे से हाँ में सर हिलाया और जब उसके अंदर बेचैनी बढ़ गई तो उसने अभिमन्यु का हाथ थमा लिया। क्या हुआ गुड़िया, तुम ठीक तो हो ना? अभिमन्यु को उसके हाथ की होती हल्की से थर थर महसूस हुई और उसने फिर से उसके तरफ देखकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर कहा। शौर्या ने एक बार उसे देखा और फिर धीरे से ना में सर हिलाकर एक नज़र सबके तरफ देखा। आंटी, अंकल आप चलिए, मैं आपसे आकर मिलता हूँ। अभिमन्यु समझ गया था कि वो ज़रा सी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। वही क्या, उसे देखने वाले उसके दोनों भाई और उसके मोम डैड भी समझ गए थे कि वो ज़रा सी अनकंफर्टेबल है, सो बिना कुछ कहे वो वहाँ से बाहर चले गए। क्या मैं उन्हें जानती हूँ? शौर्या ने अभिमन्यु से सवाल किया और बाहर दरवाजे तक आए हुए वो उनके कदम वहीं रुक गए। अभिमन्यु भी उसके सवाल से सरप्राइज हो गया और उसे ऐसे देखकर शौर्या ही आगे बोली, जस्ट आई फील लाइक मैं शायद से पता नहीं कैसे वो मुझे अच्छे लगे, जैसे मेरे अपने हो। शौर्या ज़रा हिचकिचाते हुए ही बोली, हालांकि वो खुद सरप्राइज थी कि उसे ऐसा क्यों लगा, बट जो भी हो उसे काफ़ी अपनापन फील हुआ था उन सब से। मैं सोती हूँ, शौर्या फिर झट से बोली और नचे बिस्तर पर लेटकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रिंसेस, आर यू ओके ना बच्चा? मैं रुद्र को बुलाऊं क्या? अभिमन्यु काफ़ी डर गया उसके इस हरकत से। उसे लगा कि शायद शौर्या को काफ़ी दर्द हो रहा है और वो पैनिक कर गया। एम फाइन, बस थोड़ी सी थकान है, मैं सोती हूँ। हाँ, शौर्या मुस्कुराकर बोली और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अभिमन्यु ने हाँ में सर हिलाया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उसने उसके सर को सहला शुरू कर दिया। उसकी छुवन और ये केयर, शौर्या के ओठों पर अब्दी वाली स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर तक अभिमन्यु के छुवन को फिल करती रही। थोड़ी ही देर में उसने अपनी सांसें मध्यम स्पीड से लेना शुरू कर दी। उसे देख लग रहा था वो नींद में चली गई है, सो अभिमन्यु ने नीचे झुककर उसके माथे पर हल्के से अपने ओठ रख दिए। बस तुम ठीक हो जाओ प्रिंसेस, तुम्हें इस तरह से तकलीफ में, पेन में देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आई फील हेल्पलेस। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, अभिमन्यु ने धीरे से बोला और फिर एक बार उसके चेहरे को जी भर के देखकर वो वहां से बाहर चला गया। जाते हुए उसने कर्टन्स क्लोज कर दिए और लाइट डिम करके आग का टेम्परेचर सेट कर दिया। उसका हर एक गेस्चर भले ही शौर्या अपने आंखों से देख नहीं पा रही थी, लेकिन वो समझ सब कुछ रही थी। उसके जाने के बाद शौर्या ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर उसके जाते हुए अक्स को देखा। चिका, शौर्या ने उसके सिस्टम को आवाज दी और चिका अगले ही पल एक्टिवेट हो गई। आर यू ओके बॉस? चिका ने सवाल किया। भले ही उसे होता दर्द वो महसूस ना कर पाए, लेकिन उसने उसे दर्द से तड़पते हुए देखा था। एम फाइन, चिका, व्हाट अबाउट माई पेरेंट्स? एंड इस शौर्या के पेरेंट्स भी?
क्या तुम्हें कुछ पता चला? कहते हुए शौर्या कुछ अलग सा फील कर रही थी। चिका पर उसे पूरा भरोसा था। उसे कम से कम 12 घंटे ही लगते थे कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, और उतना वक्त या फिर उससे ज़्यादा वक्त हो गया था ना। सो शौर्या ज़रा सी एक्साइटेड ही थी उन दोनों के बारे में जानने के लिए। बॉस, मैंने इन्वेस्टिगेट किया एंड रिजल्ट ये है कि। चिका कह ही रही थी कि उसे रोकते ही शौर्या ने सवाल किया, क्या क्या वो अभी अभी जो लेडी यहाँ आई थी, क्या क्या वो मेरी मॉम, आई मीन इस शौर्या की मॉम है क्या? शौर्या का सवाल और चिका एक पल चुप हो गई। बॉस, आपको कैसे पता कि वो आपकी मॉम है? चिका ने कहा। यू मीन टू से इस शौर्या की मॉम? तभी तभी मुझे उन्हें देखकर थोड़ी सी स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी, शौर्या का कहना, और चिका फिर से खामोश हो गई। नो बॉस, आई मीन टू से कि आप दोनों की मोम। बॉस, देयर इज समथिंग। बॉस, वो आपकी और इस शौर्या दोनों की मोम है। चिका का एक्सप्लेनेशन और सोई हुई वो उठकर बैठ गई। वॉट रबिश आर यू टॉकिंग चिका? मेरी मोम तो काया है, फिर वो लेडी कैसे हो सकती है? शौर्या सच में काफ़ी शौक थी। वेल, वो एक गुलाम ही थी, एक ऐसी गुलाम जिसे किसी भी रिश्ते की पहचान नहीं थी। बाकी सब के तरह वो अपने आप को ऑर्फन ही समझती थी। बट फिर एक दिन उसे ट्रेन करने वाले प्रोफेसर ने उसकी काबिलियत देखकर उसे एक राज की बात बताई। उसके मोम का नामा बताया जो उनकी ही एक स्टूडेंट थी, और शौर्या उनके तरह ही काफ़ी जीनियस थी। ये सारी बातें शौर्या के दिमाग में चल रही थी, जिसे महसूस करके चिका आगे बोली। बॉस, यू आर राइट, आपको जन्म देने वाली मोम काया मोम ही है, बट वो एक सेरोगेट मदर थी। बॉस प्रोफेसर सिन्हा, आपकी मोम उनकी स्टूडेंट और लैब असिस्टेंट थी, वो दोनों साथ ही में काम करते थे। बट फिर प्रोफेसर सिन्हा ने सिम्पोसिस को ज्वाइन कर लिया, और वो काया से भी जिद कर रहे थे कि वो भी उनके साथ ज्वाइन कर ले, बट वो नहीं मानी, और जो इलीगल काम वहाँ होते थे उनके खिलाफ सबूत ढूंढ कर वो पुलिस के पास जाने ही वाली थी कि प्रोफेसर सिन्हा को उसके बारे में पता चल गया, और उनके कुछ आदमी उनके पीछे लग गए। उन सब से बचने के लिए काया भाग रही थी, और फिर छिपने के लिए वो एक हॉस्पिटल में गई जहाँ गलती से वो गाइनेक सेक्शन में चली गई। बॉस, वो सरोगेसी एरिया था। मिस्टर एंड मिसेस बुंदेला जो सेरोगेट मदर हाय की थी वो नहीं आई थी। सबको लगा कि काया ही वो सेरोगेट मदर है, और आगे की प्रोसेस उनके साथ ही हुई थी। चिका कह ही रही थी कि शौर्या ने उसे रोक दिया। लेकिन चिका, मिस्टर एंड मिसेस बुंदेला को सेरोगेट मदर हायर करने की क्या ज़रूरत हो गई? अभिमन्यु ने अभी कहा था कि डॉक्टर रुद्र और वो दूसरे वह थे, वो उनके बेटे हैं, फिर सेरोगेट मदर क्यों? शौर्या ने कहा। बॉस, आओ के पेरेंट्स को एक बेटी चाहिए थी। बुंदेला फैमिली में पिछले 7 पीढ़ियों से एक भी बेटी नहीं थी, और मृणाल जी और संजीव जी दोनों को भी बेटी की बहुत चाहत थी। इसीलिए तो उन्होंने शिवाय बुंदेला और रुद्राय बुंदेला के बाद एक और बार ट्राई किया, और उन्हें एक और बेटा हुआ। ओमकारा बुंदेला, उनके जन्म पर वो थोड़े नाराज हो गए थे, और उसी वक्त उन्होंने सरोगेसी के बारे में सोचा और वो हॉस्पिटल चले गए। बट वहाँ इत्तेफाक से काई मोम भी आ गई, और उनके साथ सरोगेसी की प्रोसेस पूरी हुई। बट फिर बाद में काई मोम वह से भाग गई, और डॉक्टर्स को उनसे क्या गलती हो गई है ये समझ में आ गया। बुंदेला फैमिली बहुत स्ट्रोंग है, और अगर उन्हें इस गडबडी के बारे में पता लग जाता तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती। सो उन्होंने उसी सेरोगेट मदर को उनके सामने लाया और ये कह दिया कि उनकी ये प्रोसेस फेल हो गई और उस लेडी ने कंसीव नहीं किया। इसके बाद वो दोनों काफ़ी निराश हो गए और वह से चले गए, और काया मोम भी फिर सिम्पोसिस के गार्ड्स के हाथ में लग गई। चिका ने कहा। शौर्या कुछ देर चुप ही रही। फिर ये शौर्या, इसके बारे में क्या? वो कैसे? शौर्या ने किसी तरह से कहा। उन दोनों ने फिर एक बार बेबी के लिए ट्राई किया था, एक बेटी के आस में, बट तब उनके दुश्मनों ने प्लानिंग की और आपके मोम को यानी कि मिसेस बुंदेला को किडनैप करने की कोशिश की। उस वक्त वो भाग तो गई, मगर उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया और उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बड़ा हॉस्पिटल नहीं था वो, और उनके लिए गार्ड्स भी अभी तक नहीं आए थे, और इसी बात का फ़ायदा उन किडनैपर ने उठाया और उन्हें हुई बच्ची को लेकर वो वहाँ से भाग गए। मिस्टर बुंदेला उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। डर से उन्होंने उस बच्ची को जंगल में फेंक दिया और वह से भाग गए। आपके पेरेंट्स ने उस बच्ची को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। सौरभ जी भी उस वक्त उनके कॉलेज के ट्रिप पर थे और उन्हें वो बच्ची मिली थी, सो वो उसे उनके साथ उनके घर लेकर चले गए। चिका ने पूरी बात कही और उसकी पूरी बात सुनकर शौर्या को क्या रिएक्ट करे ये समझ ही नहीं आ रहा था। क्या वो ये सोचकर खुश हो जाए कि उसे उसके पेरेंट्स मिल गए हैं,
या फिर ये सोचकर उदास हुए ही कि उसकी वजह से उसके बहन की जान गई है। अगर वो नहीं मरती तो शौर्या का उसके बॉडी में रिबर्थ नहीं होता और शायद से आज अभिमन्यु का प्यार और उसके मोम डैड उसकी छोटी बहन के किस्मत में होता। शौर्या को ऐसा लग रहा था कि उसके वजह से उसकी बहन की मौत हुई है और उसके बारे में सोचकर ही शौर्या के आंखों में आंसू आ गए। उद्धरण चिन्ह चैप्टर 19 शी इज बुंदेला ज प्रिंसेस। शी इज बुंदेला ज प्रिंसेस। मिस्टर बुंदेला उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। डर से उन्होंने उस बच्ची को जंगल में फेंक दिया और वह से भाग गए। आपके पेरेंट्स ने उस बच्ची को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। सौरभ जी भी उस वक्त उनके कॉलेज के ट्रिप पर थे और उन्हें वो बच्ची मिली थी, सो वो उसे उनके साथ उनके घर लेकर चले गए। चिका ने पूरी बात कही और उसकी पूरी बात सुनकर शौर्या को क्या रिएक्ट करे ये समझ ही नहीं आ रहा था। क्या वो ये सोचकर खुश हो जाए कि उसे उसके पेरेंट्स मिल गए हैं, या फिर ये सोचकर उदास हुए ही कि उसकी वजह से उसके बहन की जान गई है। अगर वो नहीं मरती तो शौर्या का उसके बॉडी में रिबर्थ नहीं होता और शायद से आज अभिमन्यु का प्यार और उसके मोम डैड उसकी छोटी बहन के किस्मत में होता। शौर्या को ऐसा लग रहा था कि उसके वजह से उसकी बहन की मौत हुई है और उसके बारे में सोचकर ही शौर्या के आंखों में आंसू आ गए। बॉस आपकी गलती नहीं है, और वैसे भी शौर्या मरने ही वाली थी। भले ही वो उस हादसे से बच जाती लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास लंबी जिंदगी नहीं थी और आपके रिबर्थ के पहले ही तो शौर्या की मौत हो गई थी। आप गिल्टी फील मत करिए, चिका ने उसे समझाते हुए कहा। क्या मतलब है चिका? शौर्या को उसकी ये बात अजीब लगी। शौर्या को ब्लड कैंसर था, लास्ट स्टेज, और उसे ये बात 2 महीनों पहले ही पता चली थी जब स्कूल के थ्रू उसका हेल्थ चेकअप हुआ था। और यही वजह है कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उन सब के नाम कर दी। डॉक्टर ने कह दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने और जी सकती है और इन 4 महीनों में उसे फैमिली का प्यार चाहिए था। उसे लगा कि अगर वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी उन्हें दे देंगी तो शायद वो उसके साथ अच्छा बिहेव करे और उसके आखिरी दिनों में उसे न भी प्यार मिले। बट उन्होंने उसे बेच दिया। चिका ने जैसे ही कहा वैसे ही शौर्या के हाथों की नसें कस गई। वो सब कहाँ है अब? मैं उन सब को छोड़ूंगी नहीं। शौर्या के आंखों में गुस्सा था। उन यादों में उसने देखा था कि वो सब शौर्या के साथ कैसे बिहेव करते थे और इस बात का बदला तो वो लेने ही वाली थी, बट बाद में। लेकिन अब जबकि उसे पता चला था कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी के छोटी बहन में उसका रिबर्थ हुआ है, तब उसने उनसे बदला लेने के बारे में अभी सोचा। बॉस, बिग बॉस ने पहले ही आपका बदला ले लिया है। शालिनी और उसका भाई, उन दोनों को सजा मिल रही है, वो भी काफ़ी बुरी। बिग बॉस ने उन्हें कंटिन्यू टॉर्चर करवाया है और जब आपको होश भी नहीं आया था उसी वक्त से उन्हें खाना तो दूर की ही बात है। उन्होंने उन दोनों को पानी की एक बूंद भी नहीं दी है। आप अगर चाहे तो मैं उन्हें दिखा सकता हूँ, चिका ने कहा। और शौर्या का इशारा मिलते ही शालिनी, शौर्या के सौतेली मोम और सौरभ जी की वाइफ और उसके भाई को जहाँ रखा गया था वहाँ की रिकॉर्डिंग चिका ने प्ले कर दी। बहुत बुरी हालत थी उन दोनों की, इतनी कि शौर्या ने 1 मिनट भी ठीक से देखा नहीं गया और उसने वो रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कह दी। क्या मन सच में ऐसे है? इतने खतरनाक, इतने क्रूएल? शौर्या ने सवाल किया और अभिमन्यु का शुरू से लेकर अब तक का उसके साथ किया हुआ बर्ताव याद करने लग गई। वो उसके साथ तो कितना स्वीट था, फिर इतना डेंजर कैसे हो गया वो दूसरों के लिए? बॉस, बिग बॉस उनके डेविल पर्सनैलिटी के वजह से ही फेमस है। अगर बिजनेस वर्ल्ड में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी ऐसे रखनी ही होंगी ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए। और बिग बॉस सही है तभी तो वो आज इतने बड़े मुकाम पर है, चिका बोली और शौर्या की आंखें छोटी हो गई। बॉस, आपको जेलेस फील हो रहा है? चिका ने ज़रा एक्साइटेड होते हुए ही सवाल किया और शौर्या ने अपनी आंखें रोल कर दी और मुंह बना लिया। चिका, आई वॉन्ट टू लिव विद डैम। मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए चिका, मुझे भी एक फैमिली के प्यार को फिल करना है, एक पूरी फैमिली। काश मेरी छोटी बहन भी होती। शौर्या की आंखों में आंसू आ गए। बॉस, वो है, और शायद गॉड यही चाहते थे कि आप दोनों को आपके फैमिली का प्यार मिले, इसीलिए तो शायद जब आप दोनों मरने की कगार पर थी तो उन्होंने एक तरह से दोनों को फिर से जीने का मौका दिया। जिस तरह से ये आपकी रूह है उस तरह से ये बॉडी आपके छोटी बहन की है। सो किसी के ना होने से बेहतर ये नहीं कि आप दोनों का आधा आधा अक्स है। चिका की बात सुन शौर्या को सही लगा और वो थोड़ा सा रिलैक्सफुल करने लग गई। वो थकी हुई थी और मेडिसिन का असर जल्दी ही शौर्या गहरी नींद में चली गई।
कुछ देर बाद मृणाल जी और संजीव जी अभी तक अभिमन्यु के घर पर ही थे और वे रुद्र के आने का वेट कर रहे थे। चेकअप के दौरान रुद्र ने शौर्या के ब्लड सैंपल्स ले लिए थे और सर के हेयर भी मेड की हेल्प से मंगवा लिए थे, जिसका अब चेकअप हो रहा था। रुद्र के हाथों में फाइनली रिपोर्ट्स आ गई, जिसका इंतजार वो सब बेताबी से कर रहे थे। इट्स मैच डैड, डैड शौर्या हमारी बहन है, वो आपकी बेटी है डैड, शी इज़ बुंदेला, जब प्रिंसेस। रुद्र ने खुश होते ही कहा और उसकी बात सुनकर संजीव जी के आंखों में आंसू आ गए। मृणाल जी भी बेसब्री से वेट कर रही थी रिजल्ट का, और जब संजीव जी को उन्होंने रोता हुआ देखा तो उनकी उम्मीद टूट ही गई। आप रुद्र से कहिए कि वो फिर से चेकअप करे, शायद उसने जल्दबाजी में रिपोर्ट बनाए हुए होंगे और कुछ गड़बड़ी हुई होगी। मेरा दिल कहता है कि शौर्या हमारी ही बच्ची है। आप संजीव, आप सुन रहे हो ना? मृणाल जी को गलतफहमी हुई थी कि शायद रुद्र ने ये कहा हो कि रिपोर्ट नेगेटिव आई है, और वो बेताबी से कहने लग गई। वो थोड़ी हाइपर ही हो गई। मृणाल शांत हो जाओ, और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शौर्या हमारी ही बेटी है, हमारी अपनी बेटी, हमारा अपना खून। संजीव जी का ये कहना और मृणाल जी के आंखों से और आंसू बहने लग गए। फिर से कहो संजीव, आपने अभी अभी क्या कहा? शौर्या हमारी बेटी है ना? मृणाल जी के आंखों में आंसू थे तो वही ओठों पर बड़ी सी हंसी, और उन्हें ऐसे देखकर संजीव जी ने उन्हें गले से लगा लिया। हाँ, वो हमारी बेटी है, संजीव जी ने फिर एक बार कहा, और मृणाल जी खुशी से खड़े हो गई। मुझे उससे मिलना है, उसे गले लगाना है। अभिमन्यु बेटा हम। मृणाल जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उन्होंने अभिमन्यु के तरफ देखा और उसने हाँ में सर हिला दिया। वो दोनों फिर शौर्या के कमरे के तरफ बढ़ गए, जहाँ शौर्या आराम से उसके बिस्तर पर सो रही थी। मेरी बच्ची, मृणाल जी उसके बेड के पास खड़ी हो गई और दूर से ही उसे उन्होंने देखा। अभिमन्यु ने उसकी फिलहाल की मेडिकल हिस्ट्री उनके साथ शेयर की थी, और इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ क्या क्या हुआ है ये भी उन्हें बताया था। वो शौर्या के नींद में कोई परेशानी नहीं तैयार करना चाहते थे इस वक्त, इसीलिए उन्होंने उसे सोने दिया और दूर से ही उसे देखने लग गए। क्या मैं एक बार उसे छू सकती हूँ? संजीव, वो उठेगी तो नहीं ना? मैं मृणाल जी को सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करे। उन्हें उसे छूना था, उसे प्यार करना था, लेकिन उसकी नींद टूट जाएंगी इस डर से वो उसके पास नहीं जा रही थी। संजीव जी भी उनकी हालत समझ रहे थे, लेकिन शौर्या के नींद डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए वो भी कुछ कर नहीं सकते थे। शिवाय और अभिमन्यु बाहर ही खड़े ही उन्हें देख रहे थे, और थोड़ी ही देर में रुद्र भी वहां आ गया। उसकी नज़रें भी उसकी बहन को देखने के लिए बेताब थी, वो उससे बात करने के लिए वो भी बेचैन था, बट शौर्या के हेल्थ उसी वजह से वो चुप रहा। कुछ देर बाद वो नीचे चले गए और उसका इंतजार करने लग गए। वो उठेगी तब उसे भूख गई होंगी ना? वैसे भी लंच का वक्त तो हो चुका है। मैं उसके लिए कुछ बनाती हूँ। अभिमन्यु बेटा, क्या मैं तुम्हारा किचन यूज़ कर लूँ प्लीज़? मृणाल जी ने अभिमन्यु से इजाज़त मांगी। बिल्कुल आंटी, आप यूज़ कर सकती हो। अभिमन्यु को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। आफ्टर ऑल वो उसके प्रिंसेस के लिए कुछ बनाने जा रही थी, और उसे तो खाना कितना पसंद था, सो उसने जल्दी से हाँ कह दिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम नहीं जानते हो कि तुमने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। हमारी बेटी तुम्हारे वजह से ही ठीक है, और इतने सालों के बाद वो हमें मिल गई है। सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हुआ। थैंक यू सो मच अभी बेटा, हम ताउम्र तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। मृणाल जी ने अभिमन्यु के सर पर हाथ रख कर कहा, और अभिमन्यु मुस्कुराया। मृणाल जी किचन में चली गई। अभी सच में बेटा थैंक यू सो मच, अब बस एक और कम कर दो। वो घटिया औरत और उसका वो भाई, उन्हें मेरे हवाले कर दो, मैं उन्हें खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता हूँ। संजीव जी ने अभिमन्यु से कहा, और उसने उनकी वो बात भी मान ली। थैंक यू, चलो मैं तुम्हारे आंटी की हेल्प करता हूँ किचन में। आज मैं खुद अपने हाथों से हमारे प्रिंसेस के लिए कुछ बनाऊंगा। संजीव जी फिर खुशी खुशी किचन में चले गए, और वो तीनों लड़के वही खड़े रहे। शिव और रुद्र ने उनके पेरेंट्स को इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा था, और ना ही उन्होंने कभी उनके लिए कुछ बनाया था, कभी कुकिंग की थी। संजीव जी पूरे बुंदेला ग्रुप को अकेले संभालते थे। उनके दूसरे भाई बहन थे, बट जिनका उनका अपना अपना बिजनेस था, और संजीव जी ने उनका बिजनेस बहुत अच्छे से संभाला, और वो उसे बहुत ऊपर तक भी लेकर गए थे, और उसमें उनका पूरा साथ मृणाल जी ने दिया था। वो भी उनके साथ उनका बिजनेस देखती थी,
सो कभी इस तरह से उनके बच्चों के लिए कुकिंग करना एंड ऑल उन्होंने कभी नहीं किया। ब्रो क्या आपको याद है कि मोम ने हमारे लिए लास्ट टाइम क्या कुक किया था? वेल मुझे तो याद नहीं है, सोचा आपसे पूछ लूँ। रूद ने शिव के तरफ देखा। वैसे तो शिव उससे 2 मिनट ही बड़ा था, लेकिन वो उसे ब्रो कहकर ही पुकारता था ना। बट इट्स ओके, हमारी बहन इतना डिजर्व करती है, और तब तो ज़्यादा ही जब उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला हो। मेरा दिल तो उस शालिनी और उसके भाई, साथ ही में उसके पूरे परिवार की जान लेना का कर रहा है। शिव गुस्से से बोला और रूद को भी गुस्सा आ गया। उन्हें सौंप रहा हूँ तुम दोनों को, आराम से उनसे बदला ले लेना, बट मेक श्योर कि वो तुम्हारी कैद से भागे ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी प्रिंसेस को बहुत तकलीफ दी है उन्होंने और मैं उन्हें। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि शिवाय और रुड एक साथ ही बोले, प्रिंसेस अभी एक बात सच में बताओ कि तुम शौर्या के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? जहाँ तक हमें पता है कि तुम तो लड़कियों से कोसों दूर रहते हो, फिर हमारी बहन के लिए तुम ये सब क्यों कर रहे हो? शिव ने सीधे सीधे उससे सवाल किया। बिकॉज शी इज़ माई प्रिंसेस एंड आई लव हर। अभिमन्यु का ये कहना और दोनों भाइयों का मुंह कड़वा बन गया। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम उससे प्यार करते हो? तुम किसी भी लड़की के तरफ देखते नहीं हो, और तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है। सो तुम उसे भूल जाओ, शिव ने जरा गुस्से से पजेसिव होते हुए ही कहा और अभिमन्यु भी उसे घूरकर देखने लग गया। क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम तो ऐसे कह रहे हो कि तुम्हें लड़कियों से बात करने का काफ़ी नॉलेज है, और जिस तरह से मैं लड़कियों से कोसों दूर रहता हूँ ना, तो उसी तरह से तुम भी लड़कियों से उतने ही दूर रहते हो। तो ये बात तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अभिमन्यु ही जरा चिढ़ ही गया था। चुप करो यार तुम दोनों। और अभी भाई का कहने का ये मतलब है कि शौर्या अभी छोटी है, बहुत छोटी। शी इज़ जस्ट 18 नाउ, सो तुम्हारी शफी इतनी जल्दी होंगी ये भूल जाओ। तुम्हें वेट करना होगा एटलीस्ट 5-6 साल, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती। रूद के बातों में भी कहीं ना कहीं उसके बहन के लिए पजेसिवनेस था, जिसे महसूस कर अभिमन्यु उसे भी घूरकर देखने लग गया। चैप्टर 20 हमारी बहना तो कितनी प्यारी है, हमारी बहना तो कितनी प्यारी है। उन्हें सौंप रहा हूँ तुम दोनों को, आराम से उनसे बदला ले लेना, बट मेक श्योर कि वो तुम्हारी कैद से भागे ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी प्रिंसेस को बहुत तकलीफ दी है उन्होंने और मैं उन्हें। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि शिवाय और रुड एक साथ ही बोले, प्रिंसेस अभी एक बात सच में बताओ कि तुम शौर्या के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? जहाँ तक हमें पता है कि तुम तो लड़कियों से कोसों दूर रहते हो, फिर हमारी बहन के लिए तुम ये सब क्यों कर रहे हो? शिव ने सीधे सीधे उससे सवाल किया। बिकॉज शी इज़ माई प्रिंसेस एंड आई लव हर। अभिमन्यु का ये कहना और दोनों भाइयों का मुंह कड़वा बन गया। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम उससे प्यार करते हो? तुम किसी भी लड़की के तरफ देखते नहीं हो, और तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है। सो तुम उसे भूल जाओ, शिव ने जरा गुस्से से पजेसिव होते हुए ही कहा और अभिमन्यु भी उसे घूरकर देखने लग गया। क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम तो ऐसे कह रहे हो कि तुम्हें लड़कियों से बात करने का काफ़ी नॉलेज है, और जिस तरह से मैं लड़कियों से कोसों दूर रहता हूँ ना, तो उसी तरह से तुम भी लड़कियों से उतने ही दूर रहते हो। तो ये बात तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अभिमन्यु ही जरा चिढ़ ही गया था। चुप करो यार तुम दोनों। और अभी भाई का कहने का ये मतलब है कि शौर्या अभी छोटी है, बहुत छोटी। शी इज़ जस्ट 18 नाउ, सो तुम्हारी शादी इतनी जल्दी होगी ये भूल जाओ। तुम्हें वेट करना होगा एटलीस्ट 5-6 साल, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती। रुद्र के बातों में भी कहीं ना कहीं उसके बहन के लिए पजेसिवनेस था, जिसे महसूस कर अभिमन्यु उसे भी घूरकर देखने लग गया। 5-6 साल, वॉट रबिश। मैं मेरी प्रिंसेस के बिना एक दिन नहीं रह सकता, और ये दोनों मुझे उससे दूर रहने के लिए बोल रहे हैं, वो भी 5-6 साल। अभिमन्यु दिल ही दिल बोला और गुस्से से उन दोनों के तरफ देखने लग गया। 5-6 साल नहीं, शिवाय ने कहा, और अभिमन्यु को लगा अगर शायद वो जल्दी ही उससे शादी करवाने के बारे में बोल रहा है, लेकिन जो बात शिवाय ने कही ना, उसे सुनकर अभिमन्यु का गुस्सा और भी बढ़ गया। कम से कम 8 साल, वैसे भी जरूरी तो नहीं कि उसकी शादी 21-22 साल की उम्र में हाँ करा दे। वैसे भी आजकल की गर्ल्स जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक शादी के बारे में नहीं सोचती है, और हमारी प्रिंसेस वो तो हमें अभी अभी मिली है, सो हम उसे इतनी जल्दी विदा नहीं करेंगे।
सो कम से कम 8 साल तो तुम्हें रुकना ही होगा अभिमन्यु, शिवाय ने कहा और अभिमन्यु का दिल किया कि वो उसका गला दबा दे। तुम दोनों मेरे दोस्त हो या फिर दुश्मन, अभिमन्यु ने गुस्से से बोला। फिलहाल शौर्या के बड़े भाई और उस हिसाब से तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी, शिवाय और रुद्राय का एक साथ जवाब और अभिमन्यु की नज़रें उस पर और भी स्ट्रिक्ट हो गई। वो तीनों वह बहस कर ही रहे थे कि उतने में उन्हें सीढ़ियों से किसी के आने की आहट हुई और उन्होंने सर उठाकर उस तरफ देखा। शौर्या वहां से नीचे आ रही थी, अभी अभी नींद में से उठी वो वैसे ही नीचे आ गई। अब जबकि उसे पता चला था कि कुछ देर पहले मिले लोग उसकी फैमिली है, तो वो उन्हें फिर एक बार देखने के लिए बेताब हो गई और उठकर सीधे भागते हुए ही बाहर आ गई। प्रिंसेस क्या कर रही हो? आराम से अभिमन्यु, संभाल के बच्चा, शिवाय आराम से चलो, शौर्या रुद्राय तीनों ने एक साथ रिएक्शन दिया और उन तीनों को आवाज सुनकर शौर्या के कदम वहीं रुक गए। वो बारी बारी तीनों को देखने लग गई और उन्हें देखकर उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। क्या कर रही थी तुम स्वीट हार्ट, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अभिमन्यु उसके पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर उसने फिक्र से कहा। शौर्या की नज़रें उसके तरफ चली गई और उसे अभिमन्यु पर फिलहाल में सबसे ज्यादा प्यार आया। ये वही शख्स था जिससे मिलने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। उसे ना सिर्फ एक अच्छी जिंदगी उसने दी थी, बल्कि इतना प्यार भी दिया था और उसके फैमिली को इतनी कम टाइम में उसने ढूंढ कर भी निकाला था। शौर्या सीधा उसके गले लग गई। थैंक यू मन, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे, शौर्या ने उसे गले लगाए हुए ही कहा और अभिमन्यु ने भी उसे अपने बाहों में भर के उसके सर पर हाथ फेरा। लेकिन फिर से ऐसे हरकत मत करना, तुम आराम से भी सीढ़ियों पर से उतर सकती हो और अगर तुम्हें बहुत जल्दी हो तो यूज एलिवेटर, बस ऐसे भागना मत, अभिमन्यु प्यार से बोला और उसके सर पर साइड से ओठ रख दिए और बस यहाँ शिवाय और रुद्राय जलकर रखा हो गए। ब्रो वो हमारी बहन है तो उसे गले लगाने का हक पहले हमारा हुआ ना, ये अभी का बच्चा उसे क्यों गले लगा रहा है? रुद्र ने चिढ़ते ही शिवाय से कहा और जब उसके तरफ देखा तब पाया कि शिवाय तो उससे भी ज्यादा चिढ़ा हुआ था। अब उनकी बहन को उनके सामने कोई गले लगाएगा, उसे कसी करेगा तो कोई भी भाई गुस्सा तो होगा ही ना, और तब तो और भी ज्यादा जब उन्हें कभी भी उनके बहन का प्यार ना मिला हो। अभिमन्यु, शिवाय ने जरा सख्त लहजे में ही उसे पुकारा और उसकी आवाज सुनकर शौर्या होश में आ गई, मगर वो गुस्से में क्यों है ये उसे समझ नहीं आया। बॉस, शिवाय सर गुस्से में इसीलिए है क्योंकि बिग बॉस ने आपको गले लगाया है। यू कनो ब्रदर लव, सामने भले ही उनका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन कोई भी भाई अपने बहन को ऐसे किसी गैर लड़के के पास नहीं देख सकता है। ब्रदर्स पजेसिव होते हैं उनके बहन के लिए और उनके सेफ्टी के लिए उतनी ही अलर्ट भी। डेफिनेटली वो दोनों भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, चिका ने कहा और चिका की बात सुनकर शौर्या के ओठों पर की स्माइल और भी बढ़ गई। उसके भाई उससे प्यार करते हैं, उसके लिए उसके सेफ्टी के लिए पजेसिव है, ये बात उसे कितना खुश कर गई थी इसका अंदाजा खुद उसे भी नहीं था। वो अभिमन्यु से थोड़ा दूर हो गई और अब अभिमन्यु एक बार उसे तो घूरकर नीचे खड़े उन दोनों को देखने लग गया। बॉस और बिग बॉस भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, देखिए ना, तभी तो आपके दूर जाने पर उनका एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए, चिका ने फिर से कहा और शौर्या अभिमन्यु के तरफ देखकर मुस्कुराई। वो खिलखिलाकर हंसने लग गई, इतनी खुश थी वो। एक केयरिंग लविंग पार्टनर, इतनी अच्छी फैमिली और जेलस होने वाले भाई, सब कुछ उसे काफ़ी खुश कर रहा था और उसके खिलखिलाने से इन तीनों के चेहरे रिलैक्स हो गए और उनके चेहरे पर भी अब्दी वाले स्माइल आ गई। कितनी प्यारी, भाई हमारी बहना तो कितनी प्यारी है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, रुद्र ने कहा और शिव ने भी हाँ में सर हिला दिया। ये इस कदर हंसना, प्रिंसेस तुम सिर्फ मेरे सामने इस तरह से हंसा करो, बाकी किसी और के सामने नहीं, मुझे डर है कहीं तुम्हें किसी की नज़र ना लग जाए। अभिमन्यु ने उसके उस प्यारे से मुखड़े को अपने आंखों में बसाते हुए प्यार से कहा और शौर्या उसके तरफ मुस्कुराकर देखने लग गई। नहीं लगेंगी नज़र मुझे अभिमन्यु, आप जो मेरे साथ हो, और मुझे यकीन है आपके होते हुए मुझे कभी भी नज़र नहीं लग सकती है, शौर्या उसके आंखों में देखकर बोली और फिर एक बार अभिमन्यु के ओठ उसके माथे पर आकर टिक गए और फिर से दोनों भाई जेलस हो गए। उन दोनों को चिढ़ाते हुए ही और शौर्या का हाथ अपने हाथों में पके हुए ही अभिमन्यु नीचे आया और दोनों बस गहरी सांसें छोड़ते हुए उसे देखते रहे। हेलो भाई, क्या मैं आपको भाई बोलूँ ना? शौर्या ने नीचे आकर दोनों को ग्रीट किया और फिर प्यार से उनसे बोली कि क्या वो उन्हें भाई कह सकती है,
और बस दोनों के चेहरे पर के एक्सप्रेशन फिर से सॉफ्ट हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल बच्ची, तुम हमें भाई ही बोलो, शिव ने जल्दी से कहा और उसके सर पर हाथ रख दिया। वो तो अपने बहन को गले लगाना चाहता था, लेकिन उनकी बहन उनके बीच के रिश्ते से अनजान थी और इस तरह उसे गले लगाना ये सही नहीं होता ना, सो उसने किसी तरह से अपने आप पर कंट्रोल किया। हाँ शौर्या, तुम हमें भाई ही कहना, मैं रुद्र भाई और ये शिवाय भाई, हम दोनों ट्विंस हैं। ये तो मुझसे 2 मिनट ही बड़े, लेकिन मैं भी इन्हें भाई ही बोलता हूँ, और मोम डैड वो भी यही है, रुद्र जल्दी से बोला। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ, हाथ पकड़ सकता हूँ ना तुम्हारा, रुद्र ने कहते हुए उसके आगे हाथ किया और शौर्या ने भी उसके हाथों में हाथ दे दिया और उसके साथ चली गई। ये लड़का इतना बातूनी कैसे हो सकता है? वो अपने साथ शौर्या को लेकर कैसे चला गया? शिवाय जरा गुस्से से ही बोला। अब तक अभिमन्यु से जल रहा वो अब रुद्र से जलने लग गया। वही मैं भी सोच रहा हूँ, ऐसे तो इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलते हैं। हॉस्पिटल में भी सब उससे कितना डरते हैं और अब देखो, ये तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे उससे ज़्यादा स्वीट कोई है ही नहीं। अभिमन्यु भी अब की बार जेलस हो गया और उसने अपने खाली हाथ को देखा जिसमें अब थोड़ी देर पहले शौर्या का हाथ था। तुमने उसे किस क्यों की? मैं पहले ही बोल रहा हूँ अभिमन्यु की मेरी बहन अब छोटी है, सो तुम उससे दूर रहो। शिव का ध्यान अब जाकर अभिमन्यु के तरफ गया और उसने उसके तरफ देखकर गुस्से से कहा, देख मत ऐसे, मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ कि मैं मेरी बहन की शादी तुझसे नहीं कराऊंगा, लेकिन उसे थोड़ा बड़ा तो होने दे। वैसे भी तुझसे अच्छा लड़का मेरी बहन को कहीं नहीं मिलेगा, बट स्टील वो अभी छोटी ही है। शिव ने फिर एक बार कहा और अभिमन्यु ने ना में सर हिला दिया। शट अप शिव, अभिमन्यु कहकर रुद्र गया उस साइड चला गया और शिव भी उसके पीछे पीछे गया। रुद्र शौर्या को लेकर किचन में चला जहां मृणाल जी और संजीव जी एक साथ मिलकर शौर्या के लिए कुकिंग कर रहे थे। वो दोनों तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं, रुद्र ने धीरे से कहा और शौर्या के आंखों में चमक आ गई। मेरे लिए? उसने खुश होते हुए सवाल किया और मृणाल जी और संजीव जी दोनों का ध्यान उसके तरफ गया। चैप्टर 21, फैमिली का प्यार, फैमिली का प्यार। वही मैं भी सोच रहा हूँ, ऐसे तो इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलते हैं। हॉस्पिटल में भी सब उससे कितना डरते हैं और अब देखो, ये तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे उससे ज़्यादा स्वीट कोई है ही नहीं। अभिमन्यु भी अब की बार जेलस हो गया और उसने अपने खाली हाथ को देखा जिसमें अब थोड़ी देर पहले शौर्या का हाथ था। तुमने उसे किस क्यों की? मैं पहले ही बोल रहा हूँ अभिमन्यु की मेरी बहन अब छोटी है, सो तुम उससे दूर रहो। शिव का ध्यान अब जाकर अभिमन्यु के तरफ गया और उसने उसके तरफ देखकर गुस्से से कहा, देख मत ऐसे, मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ कि मैं मेरी बहन की शादी तुझसे नहीं कराऊंगा, लेकिन उसे थोड़ा बड़ा तो होने दे। वैसे भी तुझसे अच्छा लड़का मेरी बहन को कहीं नहीं मिलेगा, बट स्टील वो अभी छोटी ही है। शिव ने फिर एक बार कहा और अभिमन्यु ने ना में सर हिला दिया। शट अप शिव, अभिमन्यु कहकर रुद्र गया उस साइड चला गया और शिव भी उसके पीछे पीछे गया। रुद्र शौर्या को लेकर किचन में चला जहां मृणाल जी और संजीव जी एक साथ मिलकर शौर्या के लिए कुकिंग कर रहे थे। वो दोनों तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं, रुद्र ने धीरे से कहा और शौर्या के आंखों में चमक आ गई। मेरे लिए? उसने खुश होते हुए सवाल किया और मृणाल जी और संजीव जी दोनों का ध्यान उसके तरफ गया। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए, तुम हमारी बेटी। मृणाल जी कहते ही रुक गई और फिर अपनी बात बदलकर उन्होंने फिर से कहा, तुम हमारी बेटी जैसी हो और बीमार भी हो, तो सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए अपने हाथों से कुछ अच्छा सा हेल्थी सा बना दूं। मृणाल जी की बात सुनकर शौर्या के होठों पर की स्माइल जम सी गई थी, लेकिन फिर से वो मुस्कुराई और उसने हाँ में सर हिला दिया। उनके आंखों में की बेबसी वो देख सकती थी और वो सोच में गिर गई कि आखिर क्यों उन्होंने उससे ये नहीं कहा कि वो उनकी बेटी है। बॉस, आप अभी अभी इतनी बीमार थी, शायद इस वजह से वो डर रहे हैं कि ये न्यूज़ सुनकर कहीं आप हाइपर ना हो जाए और आपको कुछ ना हो, सो इसीलिए उन्होंने आपको ये नहीं बताया, चिका ने कहा और शौर्या अब सच्चे दिल से मुस्कुराई। उसके पेरेंट्स उसकी सच्ची फिक्र करते हैं, ये बात उसे कितना खुश कर गई थी इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता था। थैंक यू, आप बहुत स्वीट हो, शौर्या धीरे से बोली और उसकी बात सुनकर अभिमन्यु उसके तरफ देखता रह गया। उसने कुछ सोचा और वो अंदर आ गया। प्रिंसेस, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, कम। अभिमन्यु ने उसके आगे हाथ किया और अगले ही पल शौर्या ने उसका हाथ थाम लिया।
आंटी, अंकल आप भी बाहर आइए। अभिमन्यु ने उन दोनों को भी आने को कहा और शेफ के तरफ इशारा करके खाना देखने को कह दिया। वो सब लिविंग एरिया में आ गए और अभिमन्यु ने शौर्या को उसके साथ बिठाया। इस लॉकेट को पहचानती हो? अभिमन्यु ने किसी से कहकर शौर्या का लॉकेट मंगवा लिया था। शौर्या ने उस लॉकेट को अपने हाथ में लिया और धीरे से हाँ में सर हिलाया। वो पहचानती थी उस लॉकेट को और अभिमन्यु की बात सुनकर उसे समझ भी आ गया कि अभिमन्यु अब उसे उसके फैमिली को सच्चाई बताने वाला है। बाबा ने कहा था कि ये मेरे असली परिवार ने मुझे दिया था। उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने इस लॉकेट के ओनर को ढूंढने की कोशिश की, बट फिर उस वक़्त उन्हें मेरी हेल्थ की सबसे ज़्यादा फिक्र थी तो उन्होंने फिर मेरे तरफ ही ध्यान दिया और वो बात पीछे ही छूट गई। शौर्या जवाब देते हुए बोली, सौरभ जी ने एक बार ट्राई किया था कि वो शौर्या के असली फैमिली को ढूंढने का, बट उसकी कमज़ोरी की वजह से वो उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए और फिर आगे जाकर उन्होंने वो कोशिश करना छोड़ दी। शौर्या से काफ़ी लगाव हो गया था उन्हें और वो उसे खोना नहीं चाहते थे, सो उन्होंने उस ढूंढने की कोशिश छोड़ दी। तुम सही हो, ये लॉकेट तुम्हारे रियल फैमिली ने ही मुझे दिया था और इसमें लगा ये जेम दिखने में भले ही अमसा नकली सा दिखता हो, लेकिन ये एक रेयर जेम है और जब मैंने इसके बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि ये जेम बुंदेला फैमिली की निशानी है, उनका खानदानी जेम जो उन्होंने उनके घर की बेटी को उसके जन्म के वक्त पहनाया था। अभिमन्यु ने कहकर शौर्या के चेहरे के तरफ देखा। वो नहीं चाहता था कि शौर्या हाइपर हो, इसीलिए वो उसे ध्यान से देख रहा था, बट उसे शौर्या के चेहरे पर सिर्फ एक्साइटमेंट ही दिखाई दी। क्या आपने मेरी फैमिली को ढूंढ लिया? शौर्या सब कुछ जानती थी, उसके बावजूद भी उसने एक्साइटमेंट से पूछा ताकि किसी को उस पर शक ना हो। शौर्या ये तुम्हारे पेरेंट्स है। अभिमन्यु उसे नॉर्मल देख काफ़ी खुश हो गया और उसने बिना कोई झिझक किए उसे सब बता दिया और शौर्या की नज़रें मृणाल जी और संजीव जी के तरफ गई। क्या सच में आप मेरे मम्मा और डैड हो? शौर्या उनके मुंह से सुनना चाहती थी और उसने उम्मीद से उनके तरफ देखा। हाँ बेटा, तुम हमारी बेटी हो, हमारी बच्ची जो हमसे बिछड़ गई थी, मृणाल जी ने रोते हुए ही कहा और शौर्या सीधे उठकर उनके गले लग गई। कितना तरस रही थी वो उन्हें गले से लगाने के लिए और उनके गले लगते ही उसकी पूरी तड़प दूर हो गई और उसकी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। मृणाल जी के आंखों से भी आंसू बहने लग गए और उन्होंने शौर्या को उनके आगोश में छिपा लिया। मेरी शौर्या, मेरी बेटी, मृणाल जी रोते हुए बोली और उसे अपने आप से थोड़ा सा दूर करके उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उन्होंने उसके माथे पर ओठ टिका कर फिर से उसे अपने बाहों में भर लिया। मम्मा, शौर्या धीरे से बोली और बस उसके मुंह से अपने लिए मम्मा सुनकर वो और इमोशनल हो गई। और एक बार कहो बेटा, फिर से एक बार मुझे मम्मा कहो, मृणाल जी ने इमोशनल होते हुए कहा और शौर्या ने मुस्कुराकर फिर से उन्हें मम्मा कहकर पुकारा। मैं भी हूँ बेटा, तुम्हारा डैड, संजीव जी बोले। उनकी बेटी सिर्फ उनकी बीवी के गले लगी थी, उन्हें प्यार कर रही थी। ये बात उन्हें भी थोड़ा सा जेलस कर गई और उन्होंने खुद से ही कहा डैड। उनकी बात सुनकर शौर्या ने उन्हें पुकारा और उसने गले लग गई और बस संजीव जी का दिल सुकून से भर गया। जिस मीठी आवाज में शौर्या ने उन्हें पुकारा था ना, उसे फिलकर उन्हें एहसास हुआ कि बेटियां होना कितना लकी है। उनके तीनों बेटे शिवाय, रुद्राय और ओमकारा, वो भी उनकी काफ़ी इज्जत करते थे और उतना ही उनसे प्यार भी करते थे। बट जो मिठास एक बेटी के पुकार में होती है ना, वो बेटों में कहाँ होती है। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो शौर्या, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। बहुत बुरा डैड हूँ मैं, बट ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, बट तुम मिली ही नहीं। और फिर उस किशोर ने बताया कि उसने तुम्हें मार कर जंगल में फेंक दिया। मैं टूट गया था बच्चू, मैंने तुम्हें जंगल में भी ढूंढा बट तुम नहीं मिली और फिर मुझे लगा कि हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। सॉरी बेटा, सो सॉरी, संजीव जी रोते हुए ही बोले और उनकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी काफ़ी इमोशनल हो गए। रोइए मत डैड, और जो भी हुआ शायद वो अच्छे के लिए ही हुआ हो। बाबा कहते थे कि हर एक चीज़ होने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। भगवान हमें जितने दुख देता है ना, उससे कई ज़्यादा खुशियाँ हमारे ज़िंदगी में लिखता है। बस हमें हिम्मत के साथ उस इम्तिहान को पार करना होता है और जब हम उसमें पास हो जाते हैं ना, तब वो हमें ढेर सारी खुशियाँ देता है।
और हम सब उनके एग्जाम में पास हो गए और अब सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही होंगी हमारे जिंदगी में, शौर्या उन्हें समझाते हुए बोली। मेरी प्यारी सी शौर्या, जितनी प्यारी तुम हो ना, उतनी ही प्यारी तुम्हारी बातें भी है मेरा बच्चा। संजीव जी ने प्यार से उसके चेहरे को सहलाया और उसके माथे पर ओट रख दिए। डैड, हम भी हैं यहाँ। रूद की आवाज़ और उसके बातों में की जेलेसी महसूस करके शौर्या गाल ही गाल में मुस्कुराई। मतलब यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक सब सुपर पजेसिव और जेलस होने वाले थे। पहले अभिमन्यु के साथ देखकर उसके दोनों भाई जेलस हो रहे थे, फिर सौ से उसके मोम के साथ देखकर उसके डैड थोड़े जेलस हो गए और अब फिर एक बार उसके दोनों भाई उनके अपने ही मोम डैड से जेलस हो गए। भाई, शौर्या ने मुस्कुराते हुए उसे पुकारा और रूद आगे आ पाता उससे पहले ही शिव आगे आया और उसने शौर्या के सर पर हाथ रख दिए। मैं शिवाय हूँ शौर्या, तुम्हारा सबसे बड़ा भाई, शिव ने कहा और शौर्या उठकर उसके भी गले लग गई। शिव ने भी उसे आराम से अपनी बाहों में लिया और उसके सर पर हाथ फिराने लग गया। तुम अब फिक्र मत करना मेरी प्यारी बहना, तुम्हें अब कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश भी पूरी करेगा, शिवाय ने नम आंखों से ही कहा। शौर्या के साथ कैसा सुलूक होता था ये जानने के बाद उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। बुंदेला फैमिली इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया की टॉप 10 फैमिलीज में से एक थी। टॉप 10 नहीं बल्कि एशिया की नंबर 2 सबसे ताकतवर फैमिली थी। राठौड़ फैमिली नंबर 1 पोजीशन पर थी। लेकिन उन दोनों फैमिली में कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था और इतने ताकतवर होने के बावजूद भी उनकी प्यारी से छोटी सी बहन को इतना कुछ सहना पड़ा। वो कुछ भी नहीं कर पाए, ये सोच सोच कर ही उसका खून खौल उठ रहा था। उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी बहन के हिफाजत में वो कुछ भी कमी नहीं रखेगा और उसे बहुत प्यार देगा। अगर वो बिगड़ भी गई ना तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसकी हर एक जायज़ ना जायज़ डिमांड वो पूरी करेगा। मैं भी हूँ यहाँ, रूद ने उनके पास आकर कहा और शौर्या अब जोर से खिलखिला उठी। कितनी जेलेसी उसके बातों में, और उसे ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर वहाँ मौजूद सबके ओठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। मेरी बहना, रूद ने उसे सीधा अपने गले से लगा लिया और उसके बालों पर हाथ फिराते हुए प्यार से बोला, आई एम सॉरी प्रिंसेस, सॉरी फॉर एवरीथिंग, बट मैं अब प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें अब हम शिकायत का एक मौका नहीं देंगे और इतने सालों में जो भी प्यार तुम्हें नहीं मिला है वो सारा प्यार देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। रूद की आंखों भी नाम थी और शौर्या वो तो खुशी के 7वें आसमान पर थी। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी कि उसे एक फैमिली मिले, उनका प्यार मिले और आज वो चाहत पूरी हो गई थी। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि उसे उसकी अपनी फैमिली मिलेंगी, वो तो बस उस कैडे से निकलकर अपना घर बसाना चाहती थी और उसका जो भी हमसफ़र होगा उसकी फैमिली को अपना मानकर उनसे प्यार करना चाहती थी। बट रिबत के बाद उसके लिए दुनिया जहाँ की खुशियाँ उसका इंतज़ार कर रही थी और उसे इतनी अच्छी फैमिली मिली थी। मैं भी शौर्या, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी होने नहीं दूंगा, शिव ने भी कहा और दूसरी साइड से शौर्या को गले लगा लिया। हम भी, उसके मोम डैड भी उसके पास आ गया और उन्होंने एक छोटा सा प्यारा सा फैमिली हग किया। शौर्या की मुस्कान और भी बढ़ गई और उसने एक नज़र अभिमन्यु को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसे देखकर शौर्या और भी मुस्कुरा उठी और अभिमन्यु की स्माइल भी बढ़ गई। चलो अब हम खाना खाते हैं, मैंने अपने हाथों से मेरी बच्ची के लिए खाना बनाया है, फिर हमें हमारे घर भी तो जाना है, मृणाल जी ने कहा और उनकी बात सुनकर शौर्या और अभिमन्यु के ओठों पर की स्माइल गायब हो गई। मेरी प्रिंसेस, मुझसे दूर जाएंगी अब, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अभिमन्यु दिल ही दिल बोला और सोचकर ही उसके सीने में हल्का सा दर्द उठा। मन से दूर जाना पड़ेगा, ये ख्याल तो मेरे दिल में ही नहीं आया। शौर्या भी दिल ही दिल उदास हो गई और तभी मृणाल जी उसे डाइनिंग टेबल के तरफ लेकर जाने लग गई। उसने मुड़कर अभिमन्यु को देखा और उनके साथ आगे बढ़ गई। अब वैसे मैं तुझे ये बताना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि हमारे घर के ठीक सामने वाला बंगलो जिसमें मिस्टर चड्डा रहते थे, मैंने उन्हें एक ऑफर देकर परमानेंटली लंदन शिफ्ट होने के लिए कहा है एंड गैस व्हाट, वो मान भी गए। हाँ, लेकिन वो बंगलो वो बेचने के लिए रेडी नहीं है। अब तुम देख लो, तुम अगर उसे खरीद सको तो, शिव बोला और वो भी उसके मोम डैड के पीछे चला गया।
सिर्फ शर्त ये रहेंगी कि हमारी बहना से थोड़ी से डिस्टेंस बनाकर रखो और हाँ, उस छिपकली को भी उससे दूर रहो, रूद ने भी कहा और उसकी बहना के तरफ मुड़ गया और अभिमन्यु ने तुरंत ही अपना फ़ोन निकालकर लियो को ऑर्डर दे दी कि वो घर खरीद ले और उसके दोनों कमीने लेकिन उतने ही अच्छे दोस्तों के तरफ मुस्कुराकर देखा। चैप्टर 22 तड़प तड़प। मेरी प्रिंसेस मुझसे दूर जाएंगी अब, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अभिमन्यु दिल ही दिल बोला और सोचकर ही उसके सीने में हल्का सा दर्द उठा। मन से दूर जाना पड़ेगा, ये ख्याल तो मेरे दिल में ही नहीं आया। शौर्या भी दिल ही दिल उदास हो गई और तभी मृणाल जी उसे डाइनिंग टेबल के तरफ लेकर जाने लग गई। उसने मुड़कर अभिमन्यु को देखा और उनके साथ आगे बढ़ गई। अब वैसे मैं तुझे ये बताना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि हमारे घर के ठीक सामने वाला बंगलो जिसमें मिस्टर चड्डा रहते थे, मैंने उन्हें एक ऑफर देकर परमानेंटली लंदन शिफ्ट होने के लिए कहा है एंड गैस व्हाट, वो मान भी गए। हाँ, लेकिन वो बंगलो वो बेचने के लिए रेडी नहीं है। अब तुम देख लो, तुम अगर उसे खरीद सको तो। शिव बोला और वो भी उसके मोम डैड के पीछे चला गया। सिर्फ शर्त ये रहेंगी कि हमारी बहना से थोड़ी से डिस्टेंस बनाकर रखो और हाँ, उस छिपकली को भी उससे दूर रहो, रूद ने भी कहा और उसकी बहना के तरफ मुड़ गया और अभिमन्यु ने तुरंत ही अपना फ़ोन निकाल कर लियो को ऑर्डर दे दी कि वो घर खरीद ले और उसके दोनों कमीने लेकिन उतने ही अच्छे दोस्तों के तरफ मुस्कुराकर देखा। वो सब डाइनिंग टेबल के पास आ गए जो फिलहाल में अलग अलग चीज़ों से सजाया गया था। अपने सामने इतना सारा खाना देखकर शौर्या के आंखों में चमक आ गई। वेल उसे रिबत के बाद काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे यहाँ का खाना पसंद आया था एंड वो हर वक्त का कहना बहुत एंजॉय करती थी। और अब तो उसके मोम डैड ने खुद उसके लिए कुछ बनाया था जो देखने से और खुशबू से ही इतना अच्छा लग रहा था कि शौर्या के आंखों में चमक और मुंह में पानी आ गया। ये लो बच्चा, मृणाल जी ने अपने हाथों से उसे कहना सर्व किया और संजीव जी भी कहा पीछे रहे। उन्होंने भी उसे अपने हाथों से परोसा। उन दोनों ने लगभग उसकी पूरी प्लेट ही भर दी और फिर मृणाल जी ने एक बीत उठाकर उसके होठों के पास ले गई। शौर्या ने जल्दी से वो बाइट खाया और सुकून से उसकी आंखों बंद हो गई। खाना जितना लजीज था ना, उतने ही प्यार से भरा हुआ था, ममता से बहरा हुआ था और उस वजह से उसकी टेस्ट लाख गुना बढ़ गई थी। कैसा है, तुम्हें पसंद आया ना? मृणाल जी ने प्यार से उससे पूछा और शौर्या ने जल्दी जाली में सर हिला दिया। बहुत टेस्टी है मम्मा, मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। यमी है, शौर्या ने तारीफ करते हुए कहा और फिर से अपना मुंह खोल दिया और मृणाल जी ने नाम आंखों के साथ उसे फिर एक बाइट खिला दिया। उसे खाना नहीं दिया जाता था, 2-3 दिन तक भूखा रहना पड़ता था और बासी बचा हुआ खाना ही खाने को मिलता था। ये बात उन सबको पता चली थी और शौर्या की अब की बात सुनकर उन सब की आंखों में नमी आ गई। यहाँ वो इतने ऐशो आराम से रह रहे थे और उनकी बेटी, उनकी बहन वहाँ कितना दर्द उठा रही थी, सोचकर सबके दर्द में डूब गया। मेरी प्रिंसेस, मेरे हाथ से भी खाएंगी क्या? संजीव जी ने नम आंखों से किसी तरह से कहा और शौर्या की नज़रें उनकी नम आंखों पर चली गई। हम खाऊंगी, लेकिन अगर आप रोएंगे तो मुझसे खाया नहीं जाएगा डैड, शौर्या धीरे से बोली और संजीव जी ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उसे उनके हाथों से खिलाया। शिव और रुद्र भी एक एक कर उसे खिलाने लग गए और अभिमन्यु दूर से ही उसके प्रिंसेस के होते हुए लाड देखने लग गया। उसके चेहरे पर का सुकून, आंखों में की खुशी, सबको देखकर अभिमन्यु काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। मैं चाहता हूँ प्रिंसेस कि तुम्हें सबका प्यार मिले, एक पूरे परिवार का प्यार, और उसलिए मैं तुम्हारा कुछ सालों तक इंतजार करने के लिए भी तैयार हूँ, बस तुम खुश रहो। अभिमन्यु ने दिल ही दिल कहा और उसे देखकर मुस्कुराया। शौर्या इन कुछ दिनों में उसकी जीने की वजह बन गई थी। बहुत जैसे हो गया था वो उसके लिए और वो उसे हमेशा के लिए अपने बाहों में छिपा कर रखना चाहता था। मगर शौर्या की अब की खुशी को देखकर उसने सोच लिया कि वो वही करेगा जो शौर्या चाहेंगी और उसे हर एक वो खुशी देगा जिसके लिए वो बचपन से तपी है, तरसी है। एक एक कर उसे वो चारों अपने हाथों से खाना खिला रहे थे और शौर्या मुस्कुराकर खा रही थी। बच में उसकी नज़रें अभिमन्यु पर भो जा रही थी जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। मेरा हो गया। शौर्या का पेट फुल भर चुका था तो उसने अब बस कहा और अभिमन्यु उठकर उसके पास आ गया। उसके हाथ में खीर का बोल था जिसमें से उसने एक चम्मच खीर ली और शौर्या के ओठों के पास ले गया। यम्मी, शौर्या को वो खीर बहुत ही पसंद आई। मीठा उसका फेवरेट था जिसे खाकर उसके चेहरे पर की खसूही और चमक दोनों बढ़ गए।
मेरी प्रिंसेस को मीठा बहुत पसंद है, अभिमन्यु ने कहा और सबके तरफ देखा। अभिमन्यु ने उतनी रुई खीर उसे खड़े रहकर ही अपने हाथों से खिलाई और सब उन दोनों को मुस्कुराकर देख रहे थे। खाना कहर उन्होंने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और फाइनली संजीव जी अभिमन्यु के तरफ देखकर बोले, अभिमन्यु, अब हम हमारी बेटी को उसके अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच बेटा कि तुमने हमारी बेटी के लिए इतना सब कुछ किया। थैंक यू, ये लफ्ज़ बहुत छोटा है, तुमने जो भी किया उसे हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, बट फिर भी थैंक यू। संजीव जी नम आंखों से हो बोले और अभिमन्यु के दिल में एक टिस सी उठी। उसने एक नज़र शौर्या को देखा और फिर मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। जाना होगा। शौर्या बुदबुदाई और उसके चेहरे पर अलग से एक्सप्रेशन आ गए। हाँ बच्चू, तुम्हारा अपना घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम अब तुम्हारे घर जाओगी और पूरे हक से वहाँ रहोगी। मृणाल जी की बात सुनकर शौर्या को अच्छा भी लग रहा था और सेम टाइम पर बुरा भी। मैं अभी आई, ना जाने शौर्या को क्या सूझा और उसने ये कहा और ऊपर के तरफ भाग गई। उसे ऐसे जाता हुआ देखकर सब हैरान हो गए और उनकी नज़रें अभिमन्यु के तरफ मुड़ गई। मैं देखकर आता हूँ उसे, अभिमन्यु ने कह और वो भी ऊपर चला गया। वो सीधा उनके कमरे के आ गया था जहाँ शौर्या बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। उसके आते ही शौर्या की नज़र उस पर गई और वो तेजी से उसके गले लग गई। मैं क्या करूँ मान, मुझे मॉम डैड, मेरी फैमिली भी चाहिए और आप भी, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। अब क्या करें हम? शौर्या की आवाज़ भर के आ गई थी और उसकी उन खूबसूरत हरी आंखों में आंसुओं की बूंदें जमा हो गई। उसके दिल की हालत अभिमन्यु समझ गया और जितना वो उसके जाने के ख्याल से तड़प रहा है वही तड़प शौर्या को भी महसूस हो रही है। ये जानकर अभिमन्यु का दिल सुकून से भर गया। चैप्टर 23 शौर्या पहुंची बुंदेला पैलेस। शौर्या पहुंची बुंदेला पैलेस। जाना होगा। शौर्या बुदबुदाई और उसके चेहरे पर अलग से एक्सप्रेशन आ गए। हाँ बच्चू, तुम्हारा अपना घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम अब तुम्हारे घर जाओगी और पूरे हक से वहाँ रहोगी। मृणाल जी की बात सुनकर शौर्या को अच्छा भी लग रहा था और सेम टाइम पर बुरा भी। मैं अभी आई, ना जाने शौर्या को क्या सूझा और उसने ये कहा और ऊपर के तरफ भाग गई। उसे ऐसे जाता हुआ देखकर सब हैरान हो गए और उनकी नज़रें अभिमन्यु के तरफ मुड़ गई। मैं देखकर आता हूँ उसे, अभिमन्यु ने कह और वो भी ऊपर चला गया। वो सीधा उनके कमरे में आ गया था जहाँ शौर्या बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। उसके आते ही शौर्या की नज़र उस पर गई और वो तेजी से उसके गले लग गई। मैं क्या करूँ मान, मुझे मॉम डैड, मेरी फैमिली भी चाहिए और आप भी, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। अब क्या करें हम? शौर्या की आवाज़ भर के आ गई थी और उसकी उन खूबसूरत हरी आंखों में आंसुओं की बूंदें जमा हो गई। उसके दिल की हालत अभिमन्यु समझ गया और जितना वो उसके जाने के ख्याल से तड़प रहा है वही तड़प शौर्या को भी महसूस हो रही है। ये जानकर अभिमन्यु का दिल सुकून से भर गया। प्रिंसेस, अभिमन्यु ने धीरे से उसे पुकारा और शौर्या उसके आंखों में देखने लग गई। उससे दूर होने की तड़प तो थी ही उसके आंखों में, साथ ही में एक अलग सा सुकून भी था। मन, शौर्या ने भी उसका नाम लिया और अगले ही पल अभिमन्यु ने उसके ओठों को पाने गिरफ्त में ले लिया। वो पैशनेटली उसे किस करने लग गया और उसके इस किस में शौर्या भी उसका पूरा पूरा साथ देने लग गई। ना जाने कितनी देर उन दोनों के ओठ एक दूसरे में उलझे हुए थे। अभिमन्यु शौर्या के कमर को उसके पीठ पर अपने हाथ घुमा रहा था तो शौर्या भी उसके बालों में अपने हाथ घुमाते ही उसे अपने बेहद करीब खींच रही थी। कम पड़ती सांसों की वजह से वो एक दूसरे से दूर हो गए और शौर्या उसके सीने पर सर रखकर गहरी गहरी सांसें भरने लग गई। तुम जाओ प्रिंसेस और एक फैमिली के प्यार को महसूस करो, अभिमन्यु ने कहा और शौर्या उससे जरा सा दूर होकर अपने आंखों में आंसू लाकर उसके तरफ देखने लग गई। और आपका प्यार, मैं आपके प्यार के बिना भी नहीं रह सकती हूँ, मुझे वो चाहिए, लेकिन साथ ही में आप भी चाहिए। शौर्या ने बच्चों के तरह मुंह बनाते हुए जिद करते हुए कहा और अभिमन्यु को वो उस पल बहुत ही मासूम और प्यारी लगी। मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी, अभिमन्यु ने उसके चेहरे को थामा और फिर से उसे स्मूच कर उसके नाक से अपनी नाक लड़ा दी। शौर्या उसके इस हरकत पर मुस्कुरा उठी और उसकी प्यारी सी स्माइल देखकर अभिमन्यु को उस पर और भी प्यार आ गया। वो उससे मिले उस ट्रेजर को सबसे छिपा कर रखना चाहता था और वो ऐसा कर भी सकता था, लेकिन शौर्या जितनी प्यार के लिए तपी थी ना उससे कई गुना ज्यादा प्यार वो उसे देना चाहता था। सो उसने अपने दिल को स्ट्रोंग किया और उसके माथे पर अपने ओठ टिका दिए। मैंने बुंदेला पैलेस के ठीक सामने वाला पैलेस खरीद लिया है और मैं आज ही वहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ।
सो हम जब चाहे तब मिल सकते हैं, बस एक कॉल की दूरी, और अगले 2 ही मिनट में मैं तुम्हारे पास तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। और फिर फ़ोन तो है ही ना, हम जब चाहे तब फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। और कुछ ही साल, एक बार तुम 21 साल की हो जाओ, तब मैं पूरी दुनिया के सामने तुमसे शादी कर तुम्हें मिसेस अभिमन्यु बनाकर फिर से हमारे हक के घर में ले आऊंगा, और आगे की पूरी जिंदगी में हम साथ रहेंगे, अभिमन्यु ने कहा। और उसकी बात सुनकर शौर्या के ओठों पर की स्माइल बती बती ही चली गई। सच्ची मन, आप बेस्ट हो, शौर्या ने उछलकर कहा और उसके ओठों पर अपने ओठ टिकाकर छोटी सी किस कर दी। और तुम किस करने में काफी बुरी, ऐसे किस थोड़ी ना करते हैं, अभिमन्यु ने खुश होकर शरारत से कहा। और शौर्या के गाल जल उठे, उसने अपनी नजरें झुका ली और फिर कुछ याद आकर उसने उसके तरफ देखा। मन, शिव भाई और रुद्र भाई क्या हमारे रिश्ते से खुश नहीं है? वो उनका चेहरा। शौर्या अपने दोनों भाई के बिहेवियर को याद करके बोली, और अभिमन्यु उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। हंस क्यों रहे हो आप? शौर्या ने पाउट करके उसके तरफ देखा। बस ऐसे ही, और डोंट वरी, वो दोनों काफ़ी खुश है, और ये जो बुंदेला पैलेस के आगे नया पैलेस उन्होंने ही खाली करवाया है, और मुझे वो खरीदने का आइडिया भी उन्होंने ही दिया है, अभिमन्यु ने कहा। और फिर शौर्या के गाल खींचकर बोला, और वो जेलेसी, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जेलेस होने की आदत पूरे बुंदेला ज को ही है, तुम्हें धीरे धीरे करके पता चल ही जाएगा। अभिमन्यु वैसे तो उसे बहुत कुछ उनके बारे में बताना चाहता था, बट फिर वो रुक गया। क्या ये बेहतर नहीं था कि शौर्या खुद से उसके फैमिली को समझे, उन्हें जाने? वैसे तो वो तीनों, अभिमन्यु, शिवाय और रुद्राय, भी काफ़ी स्ट्रिक्ट और रिजर्व किस्म के बंदे थे, लेकिन उनकी फैमिली के लिए ये वो को अलग ही थे, उतने ही प्यारे और केयरिंग। शौर्या ने कहा और उसके गले से लग गई। अब नीचे चले, अभिमन्यु ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और उससे सवाल किया, और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। अभिमन्यु उसे लेकर नीचे आ गया, जहाँ सब फिक्स से यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। मृणाल जी और संजीव जी तो बहुत टेंशन में थे, उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी उन्हें मिलते ही उनसे बिछड़ ना जाए। मम्मा, डैड, शौर्या की आवाज़ से उन्होंने उसके तरफ देखा और जल्दी से उसके पास आ गए। क्या हुआ था बेटा, हमसे कोई गलती हो गई क्या, जो तुम ऐसे ऊपर चली गई? मृणाला जी की आंखें भर के आ गई, और उन्हें वैसा देखकर शौर्या को काफ़ी बुरा लग गया। नहीं मम्मा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं जाना चाहिए था। बट मम्मा, वो, शौर्या को सुझा ही नहीं कि वो क्या कहे, और उसमें मासूम सा चेहरा करके उनके तरफ देख, उसके उस चेहरे को देखकर सब पल भर के अंदर ही पिघल गए। तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बच्चा, मैं समझ सकती हूँ। अगर तुम्हें कुछ वक्त चाहिए तो तुम यहाँ रुक सकती हो, हम इंतजार कर लेंगे तुम्हारा, मृणाल जी ने प्यार से कहा। उनके बेटन में दुख तो था, लेकिन उनके दुख से ज़्यादा उन्हें शौर्या की खुशी चाहिए थी। नहीं, मैं आपके साथ आऊँगी मम्मा, चले डैड, शौर्या बोली, और वो दोनों खुश हो गए। उन दोनों ने उसे गले से लगा लिया, और फिर एक बार अभिमन्यु को थैंक यू बोलकर वो वहाँ से जाने के लिए निकले। शौर्या भी उससे और फिर पूरे स्टाफ से मिली। 2 दिन में ही उसे उन सब से काफ़ी लगाव हो गया था। बाय, शौर्या मुस्कुराकर अभिमन्यु से बोली, और नज़रों से ही उसने उसे जल्दी से आने के लिए बोल दिया। अभिमन्यु ने भी मुस्कुराकर उसे सी ऑफ किया, और शौर्या के वहाँ से जाते ही उसके चेहरे पर के एक्सप्रेशन फिर से न्यूट्रल हो गए। इतना बुरा मुंह करने की ज़रूरत नहीं है, और कल तो तू आ ही रहा है वहाँ रहने के लिए, फिर आराम से मिल लेना उससे, शिव ने कहा, और उसके कंधे को थपथपाकर वहाँ से जाने लग गया। जूली, अभिमन्यु ने हाँ में सर हिलाया और फिर जूली को आवाज़ देकर बुलाया। शिव, इसे अपने साथ ले जाओ। शी कनौज की शौर्या की मेडिसिन किस तरह से देनी है, और शौर्या उसके साथ घुल मिल भी गई है, सो वो वहाँ नॉर्मल फील करेगी, अभिमन्यु ने कहा। और शिव के ओठों पर स्माइल आ गई। उसके बातों में शौर्या के लिए फिक्र महसूस कर वो काफ़ी खुश हो गया। उन दोनों ने भी फिर उसे बाय कहा और जूली को उनके साथ आने का कह दिया। बाहर आते ही शिव ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, और रुद्र उसके बाजू में। मृणाल जी और संजीव जी शौर्या के साथ पीछे बैठे हुए थे, और उन दोनों ने उसके हाथ पकड़ा हुआ था। कार में बैठे हुए उन सब के ओठों पर बड़ी सी स्माइल थी। मृणाल जी तो लगातार शौर्या से बातें कर रही थी और उसे उनके फैमिली के बारे में बता रही थी। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक बड़े से गेट से अंदर आ गई, और शौर्या की नज़रें उस बड़े से पैलेस को देखने लग गई। काफ़ी बड़ा पैलेस था वो, जो लाइट से जगमगा रहा था।
गेट से लेकर विला तक का रास्ता बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। जगह जगह अलग अलग पेड़ और फ्लावर्स प्लांट्स लगे हुए थे जो लाइट में चमक रहे थे। बड़ा सा लॉन और फिर फाउंटेन, सब कुछ किसी फेरी टेल की तरह था। मृणाल जी ने उनके इस सपने का घर पिछले कुछ सालों में काफ़ी खूबसूरती से और अपने हाथों से सजाया हुआ था। शिवाय ने जब से ऑफिस ज्वाइन किया था तब से संजीव जी और मृणाल जी घर पर ही रुके थे। उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और ज़रूरी मीटिंग के वक्त ही वो ऑफिस जाते थे। सो फिर क्या उनके पास मौजूद वक्त में वो एक दूसरे का साथ पूरी तरह से जीते थे और जो भी उनकी ख्वाहिश बाकी थी उसे पूरा करते थे। आओ शौर्या, मृणाल जी कार से बाहर आ गई और उन्होंने शौर्या के सामने अपना हाथ कर दिया। शौर्या उनका हाथ पकड़ कर ही बाहर आ गई और वहाँ की हर एक चीज़ देखने लग गई। मेरी बच्ची, बस कुछ पल यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। मृणाल जी ने उसे दरवाजे के आगे खड़ा किया और जल्दी जड़ी अंदर चली गई। उन्होंने स्टाफ से कहकर शौर्या के वेलकम की काफ़ी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने जल्दी से आरती का थाल लिया और शौर्या की आरती उतार दी। साथ ही में उसकी अच्छे से नज़र उतारकर उन्होंने एक स्टाफ को बाहर फेंक कर आने को कहा। संजीव जी ने भी अपने जेब में हाथ डाला और सरे की सारी काश निकालकर शौर्या पर से उंगल दी और स्टाफ को दे दी। अंदर आ जाओ मेरी बच्ची। मृणाल जी ने उसके आगे हाथ किया और उनका आहत थाम कर ही शौर्या ने घर में कदम रखा। काफ़ी बड़ा विला था वो, और उतना ही खूबसूरत भी। वह की हर एक चीज़ काफ़ी आयशाना और महंगी थी। शौर्या की नज़रें उस घर के हर एक कोने को देख रही थी तो वही पूरे स्टाफ की नज़रें उस पर थी। शौर्या थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। उसने एक ब्लू कलर की क्यूट से डंगरी पहनी हुई थी। उसके बाल हाई पोनी में बंधे हुए थे और उसके कमर के नीचे तक आ रहे थे। कान के छोटे छोटे डायमंड, हाथ में डायमंड वॉच और पैर में क्यूट से स्नीकर्स। उसके गोरे पैर में बंधा हुआ वो काला धागा भी बहुत ही जच रहा था उसे। बट सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव थे उसकी वो ग्रीनिश कैट आइज़ और वो छोटे छोटे गुलाबी ओठ। किसी की भी नज़रें नहीं हट रही थी उस पर से। स्टाफ, हमारी प्रिंसेस आई है घर पर, क्या तुम सब उसका वेलकम नहीं करोगे? मृणाल जी ने कहा और वो सब होश में आ गए। उनमें से सभी स्टाफ की हेड आगे आ गई और उसने उसके हाथ में कप प्यारा सा बुके शौर्या को दिया। वेलकम मिस, आप बहुत ही खूबसूरत है। हेड स्टाफ निकिता ने शौर्या की तारीफ की और शौर्या ने मुस्कुराकर उसके तरफ देखा। मृणाल जी ने उसे कुछ इम्पोर्टेंट स्टाफ से मिलवाया और फिर निकिता के तरफ देख कुछ इशारा किया। यस मैडम, सब अरेंज हो गया है, आप प्लीज़ सब गार्डन में आ जाए, निकिता ने कहा और मृणाल जी खुश हो गई। शौर्या बेटा, तुम्हारे बारे में हमें इतने अचानक से पता चला कि हम तुम्हारे वेलकम के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। बट आई प्रोमिस, हम तुम्हारे वेलकम के लिए बड़ी सी पार्टी होस्ट करेंगे और पूरे दुनिया को बता देंगे कि तुम बुंदेला ज की प्रिंसेस हो। बट आज मैंने और तुम्हारे डैड ने एक छोटा सा सेलिब्रेशन अरेंज किया है, कम हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। मृणाल जी पया से बोली और शौर्या का हाथ थामकर उसे ले जाने लगी। मेरे बिना जाओगे आप सब? एक गुस्से से भरी हुई आवाज़ वहाँ आ गई और सबकी नज़रें उस तरह चली गई। चैप्टर 24, गिफ्ट्स। गिफ्ट्स। स्टाफ, हमारी प्रिंसेस आई है घर पर, क्या तुम सब उसका वेलकम नहीं करोगे? मृणाल जी ने कहा और वो सब होश में आ गए। उनमें से सभी स्टाफ की हेड आगे आ गई और उसने उसके हाथ में कप प्यारा सा बुके शौर्या को दिया। वेलकम मिस, आप बहुत ही खूबसूरत है। हेड स्टाफ निकिता ने शौर्या की तारीफ की और शौर्या ने मुस्कुराकर उसके तरफ देखा। मृणाल जी ने उसे कुछ इम्पोर्टेंट स्टाफ से मिलवाया और फिर निकिता के तरफ देख कुछ इशारा किया। यस मैडम, सब अरेंज हो गया है, आप प्लीज़ सब गार्डन में आ जाए, निकिता ने कहा और मृणाल जी खुश हो गई। शौर्या बेटा, तुम्हारे बारे में हमें इतने अचानक से पता चला कि हम तुम्हारे वेलकम के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। बट आई प्रोमिस, हम तुम्हारे वेलकम के लिए बड़ी सी पार्टी होस्ट करेंगे और पूरे दुनिया को बता देंगे कि तुम बुंदेला ज की प्रिंसेस हो। बट आज मैंने और तुम्हारे डैड ने एक छोटा सा सेलिब्रेशन अरेंज किया है, कम हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। मृणाल जी प्यार से बोली और शौर्या का हाथ थामकर उसे ले जाने लगी। मेरे बिना जाओगे आप सब? एक गुस्से से भरी हुई आवाज़ वहाँ आ गई और सबकी नज़रें उस तरफ चली गई। शौर्या ने भी उस तरफ देखा और पाया कि उसके सामने लगभग 23/24 साल का एक लड़का खड़ा था जिसकी आंखें उसी के आंखों के तरह ग्रीन थी और उसके फीचर्स काफ़ी हैंडसम थे।
वेल ये कहना गलत नहीं होगा कि वो शिवाय और रुद्राय से भी ज़्यादा हैंडसम था और उनसे ज़्यादा फिट भी। किसी बॉडी बिल्डर की तरह था वो, जिसके चेहरे पर के सीरियस एक्सप्रेशन देखकर शौर्या एक पल हैरान ही हो गई। बॉस, आपके ये भाई, भले ही उम्र में आपके दोनों बड़े भाइयों से छोटे हो, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि बिग बॉस का भी अंडरवर्ल्ड में इतना नहीं चलता होगा जितना इनका चलता है। ब्लैक पैंथर गैंग जो माफिया वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पर है उसे लीड करता है ओमकारा बुंदेला, चिका ने इन्फॉर्म किया और शौर्या को समझ नहीं आया कि उसकी इस बात पर वो क्या रिएक्ट करे। मोम डैड, ओमकारा उन्हें आवाज़ देते हुए ही उनके पास आ गया और एक नज़र उन्हें देखकर वो शौर्या को देखने लग गया। क्या ये सच में मेरी बहन है? कहते ही ओमकारा की आवाज़ काफ़ी सॉफ्ट थी और प्यार से भरी हुई भी, और शौर्या को उससे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ गई। उसके ओठों पर छोटी सी स्माइल आ गई और अगले ही पल ओमकारा ने उसके सर पर हाथ रख दिया। मेरी बहना। ओमकारा की आंखें नम थी और उसे ऐसे देखकर मृणाल जी और संजीव जी की भी आंखें भर के आ गई। ओमकारा उनका सबसे छोटा और लाडला बेटा था और वो काफ़ी शरारती और मस्तीखोर भी था। भले ही बुंदेला स की कोई बेटी ना हो, बट मृणाल जी के भाई की बेटी थी और वो ओमकारा से 1 साल ही छोटी थी। मृणाल जी का दर्द कम करने के लिए उनका भाई उनके उस बेटी कृति को ज़्यादातर यही उनके पास ही रखता था और उसी वजह से ओमकारा की और उसकी बहुत अच्छी बनती थी। वो दोनों भाई बहन होने के साथ साथ एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। एक दूसरे के बिना उनका कुछ नहीं होता था। ऐसे ही जब वो उसके मोम डैड से मिलने गई थी तब उनके भाई के किसी दुश्मन ने उसके आर्म में बॉम्ब फिट किया और उस ब्लास्ट में उसकी डेथ हो गई। उस एक हादसे में सिर्फ वो ही नहीं दूर हुई थी बल्कि ओमकारा भी सबसे दूर हो गया था और उसके मौत का बदला लेने के लिए उसने खुद की माफिया गैंग बनाई थी। कुछ ही दिनों में उसने उनके उन सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया जिसके वजह से उसकी बहन उन्हें छोड़कर गई थी। बट उसके बाद भी वो उस एक हादसे से उभरा ही नहीं और सबसे दूर दूर रहने लग गया। भाई, शौर्या ने प्यार से उसे पुकारा। जब उसने सबकी नम आंखें देखी और ओम के उन 2 लफ्जों में का दर्द महसूस हुआ तब चिका ने भी उसे ये बात बता दी और शौर्या की आंखें भी बहर के आ गई। कैन आई हग यू? ओम ने किसी तरह से कहा और शौर्या उसके गले से लग गई। ओमकारा के आंखों से आंसू बहने लग गए और उसने प्यार से उसके छोटी सी बहन के सर पर ओठ टिका दिए। उसकी ये छोटी बहन बिल्कुल उसकी दूसरी बहन कृति की तरह ही थोड़ी बहुत दिखती थी, स्पेशली उसकी आंखें। कृति और उसका ज़्यादा इसलिए जमता था उन दोनों की आंखें भी ग्रीन थी और अब शौर्या की भी आंखें, हालांकि शौर्या की आंखें उन दोनों के आंखों से ज़्यादा खूबसूरत थी, बट उन्हें देखकर उसे उसी की याद आ गई। और सुबह जब रूद ने उसे ये बताया कि उनकी असली बहन के बारे में कोई लीड मिली है और तुरंत यहाँ आने के लिए निकल गया। सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल हो गया था, ओमकारा ने धीरे से कहा और उसके दोनों बड़े भाई उसके करीब आ गए। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा, और तुमने इसी चक्कर में हमारे बहन को कितना टाइटली गले लगा लिया, शिव ने उसे घुरकर देखते हुए कहा और ओम ने अपनी नज़रें घुमा ली। तुम्हें लगी तो नहीं ना शौर्या? वो क्या है ना, कोई जिम में ज़्यादा मेहनत करके बहुत ही स्ट्रोंग हो गया है और खुद की टिस मार खान समझने लगा है, कहीं इसी वजह से उसने तुम्हें चोट तो नहीं ना पहुंचा दी? रूद ने भी शौर्या को अपने पास लेकर उसका सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अपने हाथों में लेकर सवाल किया और ओम उसे घुरकर देखने लग गया। तुम भी उसे तकलीफ दे रहे हो, देखो कितने टाइटली हाथ पकड़ा है तुमने उसका, शिव ने कहकर उसका हाथ शौर्या के हाथों से छुड़ा लिया और खुद अपने हाथों में उसका हाथ ले लिया। ओमकारा ने उन दोनों को देखकर अपनी सांस छोड़ दी। हाय रे उसके बड़े भाई और उनकी जेलेसी, वो कृति को भी ऐसे ही उससे छीनने की कोशिश करते थे, बट कृति हमेशा उसके साथ ही रहती थी। प्रिंसेस, तुम इन दोनों के तरफ ध्यान मत दो, चलो हम सेलिब्रेशन करने चलते हैं, और तुम जानती हो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाए हैं, तुम देखना चाहोगी उसे? 1 मिनट। हाँ, ओमकारा ने शिवाय के हाथों से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और 4 कदम उन दोनों से दूर जाकर उसने फ़ोन पर से किसी को मैसेज भेजा। गिफ्ट्स? हमें भी लाने चाहिए थे हमारी बहन के लिए गिफ्ट्स। शिट, में भूल कैसे गया। सेम थिंग उन दोनों के दिमाग में चल रहे थे और उन दोनों ने एक दूसरे के तरफ देखा। संजीव जी भी कहीं ना कहीं उसी सोच में थे और कुछ याद आकर उन्होंने मृणाल जी के तरफ देखा। सोचना भी मत, वो सिर्फ मैंने ही मेरी बेटी के लिए खरीदे हैं,
आपको याद रखना चाहिए था संजीव गिफ्ट्स के बारे में। मैं मेरे गिफ्ट्स को आपका नाम बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ। मृणाल जी ने साफ साफ मन कर दिया और वो मुंह लटकाकर उनके बड़े दोनों बेटों के तरफ आ गए। अगले ही पल उनकी नज़रें डोर से आते हुए कुछ लगभग 15-20 लोगों पर गई, जो अपने साथ ना जाने क्या क्या लेकर आए थे। और जैसे जैसे वो उन सामना को देख रहे थे वैसे वैसे उन तीनों की और उनके साथ साथ मृणाल जी की भी आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी। प्रिंसेस, ये सब तुम्हारे लिए, मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिला ना, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं ला पाया, ओम ने कहा और शौर्या बड़ी बड़ी आंखों से उन सारी चीज़ों के तरफ देखने लग गई। क्या ये कम है? शौर्या के ओठों से हैरानी से ये सवाल निकला और ओम ने जल्दी जल्दी हमें सर हिलाया। बिल्कुल, ये बहुत कम है। ओमकारा बुंदेला की बहन इससे भी ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करती है, ओमकारा ने कहा और शौर्या के ओठों पर उसके चेहरे पर के एक्सप्रेशन देखकर स्माइल आ गई। देखो ना इसे और बताओ कि तुम्हें क्या क्या पसंद आया है और क्या नहीं आया है। मैं तुम्हारे लिए और भी मंगवा लूँगा। ओमकारा उसे आगे लेकर गया और शौर्या वो सारी चीज़ें देखने लग गई जिसकी डिटेल चिका उसे दे रही थी। वहाँ कम से कम 200 से भी ज़्यादा ब्रांडेड ड्रेस थे, जिसमें गाउन्स, डेली रूटीन के कपड़े, पार्टी वेयर, ट्रेडिशनल और हर एक तरह के ड्रेसेस थे। कम से कम 100 पेयर के शूज, सैंडल्स, स्लाइडर्स, हिल्स और भी बहुत कुछ था। मैच, चिनपस, एसेसरी एंड वॉट नॉट। ओमकारा भले की माफिया में हो, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी खुद की एक डिज़ाइनिंग कंपनी भी थी जो एक टॉप ब्रांड था। ओमकारा ने उसी के ब्रांड के सारे कपड़े जो अभी तक लॉन्च नहीं हुए थे, वो पूरा के पूरा स्लॉट ही उठाकर शौर्या के लिए लेकर आ गया था और उसके स्टाफ को ये वार्न भी कर दिया था कि अब वो डिजाइन्स लॉन्च नहीं होंगी। जो चीज़ उसके बहन के पास है वैसी ही सेम चीज़ वो दूसरे किसी के पास देखना भी नहीं चाहता था। ये बहुत ज़्यादा है भाई, और बहुत खूबसूरत भी। थैंक यू। शौर्या सच में खुश हो गई थी उसे देखकर। अभिमन्यु ने भी उसके लिए ऐसी कई सारी चीज़ें खरीदी थी और वो भी बहुत अच्छी थी, बट जिस तरह से ओमकारा ने उसे सरप्राइज दिया था वैसे सरप्राइज अभिमन्यु ने नहीं दिया था। उस वक्त के हालत ही वैसे ही थे। वो बेहोश थी और उसके होश में आने से पहले ही अभिमन्यु ने उसके लिए सब कुछ अरेंज करके उसका वार्डरोब सेट भी कर दिया था। शौर्या ने उसे सिर्फ एक ही बार देखा था, उसके बाद तो जूली ही उसके ज़रूरत का पूरा सामान उसे दे देती थी। सो वो इतना उसके लिए सरप्राइज नहीं हुई थी, और वैसे भी अभिमन्यु और उसके साथ के अलावा उसे दूसरा कुछ देख ने इंटरेस्ट भी नहीं था, बट अब उसे एक सरप्राइज मिला था और वो भी इतना अच्छा, और ऊपर से उसके बही के वो प्यार भरे लफ्ज। वो खुश कैसे ना होती। शौर्या उसके गले लग गई और यहाँ शिवाय और रुद्राय की जेलसी और भी बढ़ गई। वो पहले मिले थे उनकी बहन से और उन्होंने अब तक उसे एक बार भी चीख से गले नहीं लगाया था, अखी वो अनकंफर्टेबल फील ना करे, इस वजह से वो अपने एक्शन पर ध्यान दे रहे थे। और यहाँ उनका छोटा भाई उनके बाद में आकर उनकी बहन को उनसे चुरा कर ले भी गया था। शौर्या, मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट्स मंगवाए हैं, वेट वो आते ही होंगे, मृणाल जी ने कहा। उन्हें अभी अभी मैसेज मिला था कि उनकी ऑर्डर आ गई है और कुछ ही देर में फिर एक बार काफ़ी सारे ड्रेसेस, ज्वेलरी और बाकी चीज़ें लेकर वहाँ स्टाफ आ गया। वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थी और टॉप ब्रांड की ही थी। उनके फैमिली से मिलता इतना सारा प्यार देखकर शौर्या मृणाल जी के भी गले लग गई और यहाँ बाकी तीनों का चेहरा काफ़ी उतर गया। शिवाय और रुद्राय ने उनके बहन के वेलकम के लिए गिफ्ट्स मंगवाए थे, बट वो कल आने वाले थे। वो बाकी सारी चीज़ें ही देख रहे थे और उन्होंने सोचा था कि वो कल आराम से उनकी बहन को गिफ्ट्स दे देंगे, बट यहाँ ओमकारा ने और उसके बाद मृणाल जी ने बाजी मार दी। कहाँ मर रहे हो तुम सागर? शिवाय ने गुस्से से उसके असिस्टेंट को मैसेज भेजा। ओमकारा ने जब गिफ्ट्स का जिक्र किया था तब उसने भी सागर से कहकर उसके अरेंज किए हुए गिफ्ट्स लाने के लिए बोल दिए थे और सागर ने अपने माथे कजा पसीना साफ करके कार की स्पीड बढ़ा दी। प्रवीण, 10 मिनट में तुम बुंदेला पैलेस नहीं आए तो समझ जाना कि आज का दिन तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन है। रुद्र ने भी उसके असिस्टेंट को मैसेज भेजा और उसने भी उसके कार की स्पीड बढ़ा दी। संजीव जी ने भी उनके लॉयर को कॉल कर दिया था और वो भी कुछ ही मिनट्स में वहां आने वाला था। ठीक 15 मिनट्स बाद एक के बाद एक कार बुंदेला पैलेस में इंटर हुई और सबकी नज़रें एंट्रेंस से आते हुए लोगों पर गई और फिर उनके साथ आए हुए चीज़ों पर। शिव उनका फैमिली बिजनेस संभालता था और उसी के साथ साथ उसने उसके खुद का डायमंड्स और ज्वेलरी का बिजनेस भी था।
जिस पर सिर्फ उसका ही हक था। उसी में से उसने शौर्या के लिए एक से बढ़कर एक डायमंड, प्लेटिनियम और भी महंगी ज्वेलरी के रेयर पीस मंगवाए थे। रुद्र ने उसके नाम पर उसके अपनी मेहनत से खरीदे हुए 3 फ्लैट और एक अनलिमिटेड लिमिट का कार्ड दे दिया था, जिससे शौर्या जो चाहे वो खरीद सकती थी। वही संजीव जी ने कुछ विला और उनकी कंपनीज में से कुछ कंपनी उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी थी। और एक साथ इतना सब कुछ इतना मिलने के बाद तो शौर्या हैरान ही हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन बॉस, आपको मिलेनियर नहीं आप तो बिलेनियर बन गई। चिका ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और शौर्या टकटकी लगाए हुए उसके फैमिली के तरफ देखने लग गई। ये तो बस शुरुआत में बेटा, आप इससे भी बहुत बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती है। आपके मामा और बाकी सब तो देखिए अब के लिए क्या क्या करेंगे, बट उनके आने से पहले हम तुम्हारे आने का सेलिब्रेशन करते हैं। चलो, मृणाल जी ने कहा और उसका हाथ पकड़ कर से गार्डन में लेकर जाने लग गई।